हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रविंद्र जी इसमें। आज हम लोग अपनी क्वेश्चन की सीरीज करने से पहले कुछ टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं और उन टॉपिक को डिस्कस करने के बाद फिर हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। अगर हम टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे फिर क्वेश्चन करने में हमको थोड़ा सा आसानी होगी। आज के टॉपिक मेनली क्या होंगे कि पृथ्वी की गतियाँ, अक्षांश, देशांतर और पृथ्वी दो प्रकार की गतियाँ करती हैं, घूर्णन और परिक्रमण। तो इनके आधार पर क्या होता है, दिन रात निर्धारित होते हैं, ऋतुएं निर्धारित होते हैं, हमारा वर्ष निर्धारित होता है और साथ में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो हमने बताया था कि बाद में हम पढ़ा देंगे डिटेल में, तो उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे उसको समझने में और क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को मोटा मोटा हम लोग क्या करेंगे, एक बार पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद फिर सीधे क्वेश्चन पर अपने चले जाएंगे। ठीक है, तो पहले हमारा टॉपिक है पहला कि पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी देखो दो प्रकार की गतियाँ करती हैं, पहला तो घूर्णन और दूसरा परिक्रमण, है ना। पहला क्या है, रोटेशन, और दूसरा क्या है, रिवॉल्यूशन। देखो ये पृथ्वी है, पृथ्वी अगर पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे मूव करे तो इसको बोलते हैं रोटेशन, अर्थात अपने अक्ष पर चारों ओर घूमना, अपने अक्ष पर नियत रह करके चारों ओर क्या करना, घूमना पश्चिम से पूरब की ओर, तो उसको क्या बोलते हैं, घूर्णन। और इसी के कर क्या होता है, दिन रात निर्धारित होते हैं। जैसे मान लीजिए ये सन है, सन की किरणें इस पर पड़ रही हैं, तो जहाँ पर सन की किरणें पड़ेंगी तो वहाँ पर तो दिन रहेगा, और जहाँ पर सन की किरणें इस वाले एरिया में सन की किरणें पड़ रही हैं, यहाँ पर तो दिन रहा। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, जहाँ पर सन की किरणें नहीं पड़ेंगी वहाँ पर क्या हो जाएगी, रात होगी। तो दिन रात किस पर निर्धारित होते हैं, पृथ्वी के घूर्णन पर। तो ये हो गया पृथ्वी का घूर्णन। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक नाम से और जानते हैं, इसको बोलते हैं परिभ्रमण। परिभ्रमण भी हम लोग क्या कहते हैं, घूर्णन को परिभ्रमण भी कहते हैं और दैनिक गति भी कहते हैं, क्योंकि इसी क्या क्या होता है, दिन रात निर्धारित होते हैं। लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पर रोटेशन करने के साथ सूर्य के चारों ओर भी घूमती है, और जब सूर्य के चारों ओर घूमती है अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ, तो उस गति को हम लोग बोलते हैं परिक्रमण, है ना। पहला तो हो गया घूर्णन, और जब सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उस गति को हम लोग क्या बोलते हैं, परिक्रमण। इंग्लिश में बोलते हैं रिवॉल्यूशन, और इसको वार्षिक गति बोलते हैं, क्योंकि सूर्य के चारों एक चक्कर पूरा लगभग 365 दिन में पृथ्वी करती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वार्षिक गति। इसी से क्या होता है, ऋतुएं निर्धारित होती हैं, है ना। परिक्रमण से क्या होती हैं, ऋतुएं निर्धारित होती हैं, और घूर्णन से क्या होता है, इससे हमारी दैनिक गति अर्थात दिन रात निर्धारित होते हैं। ठीक है, अब देखो ये हमारा सन है, सन के चारों ओर क्या होता है, पृथ्वी क्या होती है, घूमती रहती है। तो इस गति को क्या बोलते हैं, परिक्रमण। अगर सूर्य के चारों ओर घूम रही है, अगर सूर्य के चारों ओर तो सूर्य के चारों ओर घूमने की गति को हम क्या बोलते हैं, परिक्रमण बोलते हैं, है ना। कि पृथ्वी क्या करती है, घूर्णन करने के साथ साथ ये सूर्य के चारों ओर भी घूमती है, इसको क्या बोलते हैं, परिक्रमण बोलते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि मंदिर के चारों ओर मंदिर जाते हैं, मंदिर में पूजा करने के बाद क्या करते हैं, मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करते हैं तो मंदिर के चारों ओर घूमते हैं, तो उसी गति को क्या बोलते हैं, परिक्रमण। जब पृथ्वी क्या करती है, उसी तरह से मंदिर के चारों, जैसे हम घूमते हैं, पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो उसको हम बोलते हैं परिक्रमण। लेकिन अपने अक्ष पर रह करके गोल गोल घूमा करती है, तो उसको बोलते हैं घूर्णन। तो परिक्रमण और घूर्णन को आप लोगों ने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ नोट्स है, इसको भी पढ़ लो एक बार, आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे पहले घूर्णन अथवा दैनिक गति, पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व लट्टू की भांति घूमती रहती है, उसे क्या बोलते हैं, घूर्णन बोलते हैं, और इसको परिक्रमण भी कहते हैं। इसके कारण दिन क्या, दिन और रात होते हैं, ये भी हमने बताया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, दैनिक गति कहते हैं। ठीक है, परिक्रमण क्या होता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर 365 दिन तथा 6 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी के इस अंडाकार मार्ग को भूकक्षा कहते हैं। पृथ्वी की इस गति को क्या बोलते हैं, परिक्रमण या वार्षिक गति बोलते हैं। इसको भी हमने क्या किया, आपको बता दिया। अगला देखो, नक्षत्र दिवस या सिडर डे। देखो कोई भी बॉडी, कोई भी सेलेस्टियल बॉडीज किसी भी अपने तारे के चारों ओर एक चक्कर जब पूरा करती है, तो उस एक चक्कर को हम लोग क्या बोल देते हैं, नक्षत्र दिवस बोल देते हैं। नक्षत्र दिवस क्या होता है कि
एक घूर्णन करने में अपने कोई भी सेलेस्टियल बॉडीज़, ये एक यूनिवर्सल डेफिनेशन है कि कोई भी सेलेस्टियल बॉडीज़ अपने किसी तारे, जैसे हमारे सोलर सिस्टम हमारा तारा क्या सन है, वैसे किसी भी तारे की बात की जाए या किसी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ की बात की जाए, अगर कोई भी सेलेस्टियल बॉडीज़ अपने तारे के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में जो समय लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नक्षत्र दिवस बोलते हैं, सिडरल डे बोलते हैं। ठीक है। सौर दिवस, जब सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसकी परिक्रमा की गणना दिवसों में की जाती है, तब उसको सौर दिवस कहते हैं। ये सूर्य के रिस्पेक्ट में स्पेशली हो गया। हमने वो बताया था कि वो यूनिवर्सल डेफिनेशन है, और ये क्या है, ये सूर्य के रिस्पेक्ट में है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सौर दिवस बोलते हैं। अब देखो उपसौर और अपसौर क्या होता है। उपसौर क्या होता है, देखो पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों चक्कर लगाती रहती है। तो सूर्य के चारों चक्कर लगाते लगाते कभी होता होगा कि वो सूर्य के सबसे नज़दीक होती होगी, वो तो कभी होता होगा कि सूर्य से सबसे दूर होती होगी। जब वह नज़दीक होती है तो उस स्थिति को हम लोग नाम दे दिए, उसको हम लोग बोलते हैं उपसौर। उसको हम लोग बोल दिए उपसौर, और इंग्लिश में बोलते हैं उसको पेरिहेलियन। जब पृथ्वी जब सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो इसे उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है। 3 जनवरी को हमारे वहाँ क्या पड़ती है, ठंडक। और 3 जनवरी के आसपास क्या होता है कि पृथ्वी जो होती है वो सूर्य के सबसे नज़दीक होती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपसौर। इसी तरह से होता है अपसौर या अपेहेलियन। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे क्या बोलते हैं, अपसर बोलते हैं। ऐसा कब होता है, ऐसा होता है 4 जुलाई को। सूर्य सबसे, ऐसा होता है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को क्या होता है, सूर्य पृथ्वी से दूरी पर होता है, अधिक दूरी पर होता है। ये फिगर है, फिगर के माध्यम से समझ लो। पृथ्वी जब सूर्य से सबसे नज़दीक की स्थिति में है, और पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी की स्थिति में है। जब सूर्य से सबसे नज़दीक की स्थिति में होती है तो दूरी लगभग 147.1 मिलियन किलोमीटर होती है, और जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर वाली स्थिति में होती है तब दूरी लगभग 152.1 मिलियन किलोमीटर के आसपास होती है। ठीक है। दिन रात का छोटा बड़ा होना और पृथ्वी पर दिन और रात की स्थिति, इसको हम तब पढ़ेंगे जब परिक्रमण के कारण ऋतुएं पढ़ लेंगे। अगर ऋतुएं पढ़ लेंगे तो हम डिटेल में चीज़ों को बताएंगे, इन्हीं चीज़ों को, तो ये और आसानी से आपको समझ में आएंगी। पहले हम लोग पढ़ते हैं कि ऋतुएं कैसे बदलती हैं हमारी। ऋतु परिवर्तन, आप लोग जानते हैं कि क्या होती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूर्णन करने के साथ साथ परिक्रमण भी करती रहती है ना। और पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकाव लिए हुए होती है। देखिए ये पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पर झुकाव लिए हुई थी। तो मान लो ये मूवमेंट कर रही है किसको, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी। तो एक ऐसी स्थिति हुई कि सन रेज कहाँ पर पड़ रही है, इसके इस वाले भाग पर पड़ रही हैं, अधिकतम इस वाले भाग पर पड़ रही, यानी कर्क रेखा वाले भाग पर पड़ रही हैं। देखो बेटा, ये हमारी अर्थ है। ये हमारा अर्थ को 2 भाग में डिवाइड कर दिया है। इसको बोल दिया गया 0 डिग्री लाइन या मेडिटेरियन लाइन या भूमध्य रेखा। इसके जस्ट ऊपर होती है 23.5 डिग्री लाइन पर कर्क रेखा, और ये मकर रेखा, और ये है भूमध्य रेखा। और पृथ्वी क्या है, 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। तो मान लो एक ऐसी स्थिति में आई जब पृथ्वी, सूर्य की किरणें पृथ्वी के इस भाग पर पड़ी, यानी कर्क रेखा वाले भाग पर पड़ी। ये यहाँ पर देखो बेटा, ये कर्क रेखा है। इस फिगर में अगर देखोगे तो ये है कर्क रेखा और ये मकर रेखा है, और इसके बीच में मेडिटेरियन लाइन है। मेडिटेरियन लाइन इसमें बनी नहीं है, हम लोग बना लेते हैं। ये है मेडिटेरियन लाइन यानी भूमध्य रेखा। ये 0 डिग्री लाइन, ये 0 डिग्री लाइन है, इसके ऊपर कर्क रेखा, ये मकर रेखा। ठीक है। तो मान लो एक ऐसी स्थिति बनती है, पृथ्वी जब सूर्य के चारों चक्कर लगाती है ना, चारों घूमती है, परिक्रमण करती है, जब अधिकतम सूर्य की किरणें लंबवत किस पर पड़ती हैं, कर्क रेखा के आसपास पड़ती हैं। हमारा भारत देश जो है उसके बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है ना। हमारे भारत से बीचों बीच से क्या होती है, कर्क रेखा गुजरती है। यानी जून की स्थिति में जब क्या होता है कि जो कर्क रेखा पर सूर्य किरणें लंबवत पड़ती है, तो इस वाले क्षेत्र में क्या हो जाएगी, गर्मी हो जाएगी। इस वाले क्षेत्र में क्या होगी, गर्मी हो जाएगी, क्योंकि लंबवत किरणें सूर्य की कहाँ पर मिल रही हैं, कर्क रेखा पर मिल रही हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गर्मी। इसलिए इस समय को बोलते हैं हम लोग समर सोल्स्टाइस, अर्थात जब सूर्य की किरणें
कर्क रेखा पर लंबवत पड़ रही होती हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीष्म अयनात या समर सॉल्स्टाइस। ग्रीष्म अयनात, हिंदी में बोलते हैं ग्रीष्म अयनात, ठीक है, यानी गर्मी का समय। ठीक है, तो इस समय क्या होगा, जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं तो यहाँ पर क्या होगा, दिन की अवधि भी बढ़ जाएगी। हम लोग देखते हैं कि गर्मियों में क्या होता है कि दिन की अवधि क्या होती, बढ़ जाती, 7 बजे तक सूर्य अस्त होता है ना, सुबह जल्दी निकल आता है। तो इस समय क्या होगा कि नॉर्थ वाले क्षेत्र में, नॉर्थ हेमिस्फेयर वाले इस वाले रीजन में क्या हो जाएगा, गर्मी बढ़ जाएगी। और देखो एक सेकंड, इस वाले रीजन में क्या होगा, गर्मी बढ़ जाएगी और यहाँ पर क्या होगा, दिन की लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जस्ट इसके अपोजिट इस वाले रीजन में जहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ रही हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि दिन की अवधि छोटी पड़ जाएगी, यहाँ पर गर्मी होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ठंडक हो जाएगी। मान लीजिए सन है और सन की किरणें लंबवत यहाँ पर पड़ रही हैं तो यहाँ पर क्या होगा, गर्मी होगी, और यहाँ पर जस्ट अपोजिट वाले क्षेत्र में यानी मकर रेखा वाले क्षेत्र में क्या हो जाएगा, उस समय ठंडक होगी। जब यहाँ गर्मी पड़ रही होगी तब मकर रेखा वाले क्षेत्र में क्या होगी, ठंडक पड़ रही होगी। जब यहाँ दिन बड़े होंगे तो यहाँ दिन क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य के लंबवत कहाँ पड़ रही हैं, कर्क रेखा वाले क्षेत्र पर पड़ रही हैं। तो मकर रेखा वाले क्षेत्र पर क्या हो जाएगा, ठंडक हो जाएगी और दिन की लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये स्थिति मान लो जून में हुई। अब जून से अब आगे बढ़ते हैं, अब पृथ्वी मूव करते हुए कहाँ गई, आगे बढ़ते हैं। और कहाँ आ गई, एक ऐसी स्थिति पर आ गई जब सूर्य की किरणें कहाँ पर लंबवत पड़ रही हैं, इसके भूमध्य रेखा पर। ये बेटा 2D फिगर है ना। ऐसा होता है कि सन बीच में, उसके चारों ओर ऐसे पृथ्वी घूम रही है। ये 2D फिगर है। तो समझो कि मान लो कि पृथ्वी क्या घूमते हुए सूर्य के सामने आई। अब जब सूर्य के सामने आएगी तो इसकी अधिकतम किरणें किस पर मिलेंगी, भूमध्य रेखा पर मिलेगी। जब अधिकतम किरणें इसके बीच भाग में मिलेंगी, यानी जो रेस मिलेंगी इधर कर्क रेखा पर और मकर रेखा पर, सूर्य की किरणें जो आएंगी वो लगभग लगभग बराबर आएंगी, क्योंकि सूर्य कहाँ पर है, बीच में है, भूमध्य रेखा पर है। तो इस समय स्थिति क्या होगी, इस समय स्थिति ये होगी कि यहाँ पर जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही होंगी तब क्या होगा कि यहाँ पर रेज भी लगभग उतनी ही मिल रही होंगी, जहाँ यहाँ पर भी रेज लगभग सूर्य की किरणें लगभग उतनी ही मिल रही होंगी। तो इस समय दिन रात लगभग क्या होंगे, बराबर होंगे। इसमें क्या होंगे, दिन रात लगभग बराबर होंगे। और ये स्थिति कब होती है, सितंबर में होती है। अब देखो जून से सितंबर तक हमारा क्या होता है, गर्मी का समय होता है। जब हम लोग सितंबर में पहुँचते हैं तब क्या होता है, हल्का हल्का सा ठंडक का समय शुरू हो जाता है। और इस समय क्या होते हैं, जो पत्तियां होती हैं पेड़ पौधों की वो गिरना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए हम इस समय को बोलते हैं, जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ रही होती हैं तब हम लोग बोलते हैं इसको पतझड़। पतझड़ विषुव, विषुव मतलब विषुवत रेखा। अभी इसको हम आगे में पढ़ेंगे, अक्षांश रेखाएं सारी पढ़ेंगे, देशांतर रेखाएं पढ़ेंगे तो विषुवत रेखा को समझेंगे हम लोग, है ना। पतझड़ विषुव बोलते हैं, ठीक है, पतझड़ विषुव। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पतझड़ विषुव, है ना। इस समय को हम बोलते हैं पतझड़ विषुव, जब सूर्य की किरणें किस पर लंबवत पड़ रही होती है, भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ रही होती हैं। तो और इस समय क्या होता है, दिन रात सभी जगह क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें इस वाले भाग पर सीधी पड़ रही हैं, भूमध्य रेखा वाले भाग पर। तो जो कर्क रेखा वाला क्षेत्र होगा वो भी उतनी ही किरणें प्राप्त कर रहा होगा जितना मकर रेखा वाले क्षेत्र वाला किरणें प्राप्त कर रहा होगा, क्योंकि सूर्य कहाँ है, बीचों बीच में है, ठीक है। तो इस समय क्या होगा, दिन रात दोनों जगह पर क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। हम कहाँ से मूव किए, जून में, हम जून से पढ़ना शुरू किए थे। अब जून से हम लोग मूव कहाँ किए, 3 महीने बाद हम मूव कर लिए यहाँ पर सितंबर में। अब फिर सितंबर पर फिर मूव करते हुए आगे बढ़ती है और समय आता है दिसंबर का। दिसंबर में क्या होता है, देखो याद करो अपने वहाँ, दिसंबर में क्या होता है कि ठंडक बहुत ज़्यादा तेज़ी से पड़ना शुरू हो जाती है। तो दिसंबर से जब फिर आगे बढ़ते हैं और मार्च तक, ये एक ऐसा समय होता है दिसंबर और मार्च का जब ठंडक अधिक पड़ना शुरू हो जाती है, यानी ये ठंड का समय होता है। और इसलिए इसको बोलते हैं क्या, दिसंबर 22 में विंटर सॉल्स्टाइस, यानी ठंड का समय। इस समय क्या होता है कि सूर्य की किरणें किस पर लंबवत पड़ रही हैं, देखो अब वही सूर्य की किरणें, ये हमारी कर्क रेखा है, ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री लाइन, और ये क्या है,
मकर रेखा, यानी सूर्य की किरणें अब किस पर पड़ रही हैं, मकर रेखा पर लंबवत पड़ रही हैं। यही जून के आसपास, 21 जून के आसपास सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमक रही थी। अब जब पृथ्वी जब मूव करती हुई आगे बढ़ती चली जाती है तो पृथ्वी पर सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ रही होती हैं। जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी तब क्या होगा कि इस वाले क्षेत्र में गर्मी होगी। जब इस वाले क्षेत्र में गर्मी होगी, देखो बेटा, जब इस वाले क्षेत्र में नीचे वाले क्षेत्र में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी तो इस वाले क्षेत्र में क्या होगा, इस वाले क्षेत्र में ठंडक का समय होगा दिसंबर में। ठीक है, इस वाले कर्क रेखा, हम चूंकि कर्क रेखा पर स्थित हैं तो इसलिए हमारे वहाँ क्या होती है, ठंडक होती है। हमारी स्थिति कहाँ है, कर्क रेखा पर है। हमारी स्थिति देखो, भारत की स्थिति ये देखो, हम कर्क रेखा पर हैं। सूर्य की किरणें कहाँ पड़ रही हैं, यहाँ पर पड़नी नीचे, यानी इस वाले एरिया में क्या है, सूर्य की किरणें कम मिल रही हैं। जब सूर्य की किरणें कम मिल रही हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ठंडक का समय होता है। देखो, जब जून में हमारे वहाँ सूर्य की किरणें मिल रही थी तो वहाँ पर क्या था, साउथ वाले क्षेत्र में ठंडक का समय। और जब वहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही तो हमारे वहाँ क्या हो जाएगा, ठंडक का समय हो जाएगा। यानी दिसंबर में जब यहाँ पर गर्मी पड़ रही होगी साउथ वाले क्षेत्र में, वही साउथ वाले क्षेत्र में जब दिसंबर में गर्मी पड़ रही होगी तो वही दिसंबर में हमारे वहाँ क्या पड़ रही होगी, ठंडक पड़ रही होगी। तो 22 दिसंबर में सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और इस समय क्या होता है कि यहाँ पर दिन की लंबाई क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। यहीं पर नॉर्थ वाले क्षेत्र में क्या होगा, यानी हमारे भारत में क्या हो जाएगी, दिन की लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी दिसंबर के आसपास। ठीक है, अब ये पूरा सीजन जो है दिसंबर से लेकर के मार्च तक, दिसंबर से मार्च तक पूरा ठंड का समय होता है। और जब हम मार्च में पहुँचते हैं, जब मार्च में फिर से सूर्य की किरणें लंबवत किस पर पड़ती हैं, मार्च में फिर से हम जब सूर्य के सामने आ जाते हैं, यानी सूर्य की किरणें लंबवत फिर से किस पर पड़ती हैं, भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। ये बेटा 2D फिगर है ना, तो इसमें बहुत अच्छे से नहीं समझ पा, लेकिन हम समझा दिया है ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी। ये हमारी कर्क रेखा है, ये हमारी 0 डिग्री लाइन अर्थात भूमध्य रेखा है, और ये क्या है, मकर रेखा। तो क्या होता है कि जब यहाँ पर सूर्य पृथ्वी जब घूम करके जब यहाँ पहुँचती है यानी मार्च में, तो मार्च में क्या होता है कि सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती रहती हैं। जब सूर्य किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो मार्च में क्या होता है, जो पतझड़ के कारण सितंबर में पत्तियाँ गिर गई थी, अब उन्हीं पेड़ों पर नई पत्तियाँ निकलना शुरू हो जाएंगी। तो इस मार्च वाले क्षेत्र समय को हम लोग क्या बोलते हैं, बसंत विषु। यानी अब बसंत आ गया है, यानी पेड़ों में पत्तियां आना शुरू हो जाएंगी। और मार्च से लेकर के जून तक का समय जो होता है वो बसंत के समय से हम सीधे सीधे अब ठंडक छोड़ करके हम लोग फिर से कहाँ पहुँचना शुरू हो जाते हैं, गर्मी वाले क्षेत्र में पहुँचना शुरू हो जाते हैं। यानी मान लो अगर हम कर्क रेखा से शुरुआत करते हैं तो सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमक रहा होता है और फिर धीरे धीरे नीचे आता है, भूमध्य रेखा पर आता है, और भूमध्य रेखा से फिर नीचे आकर के सूर्य कहाँ पर, सूर्य की किरणें पड़ती हैं, मकर रेखा पर पड़ती हैं, और फिर से मूवमेंट शुरू होती है और फिर से सूर्य की किरणें कहाँ पहुँचती हैं, भूमध्य रेखा पहुँचती हैं, और फिर आगे बढ़कर फिर से कहाँ पहुँचती हैं, कर्क रेखा पहुँचती हैं, और फिर से फिर पृथ्वी हमारी मूव करेगी और फिर से सूर्य की किरणें कहाँ मिलेंगी, भूमध्य रेखा पर, फिर मकर रेखा पर, फिर भूमध्य रेखा पर, फिर कर्क रेखा पर, फिर भूमध्य रेखा पर, फिर मकर रेखा पर। इसी तरह सूर्य की किरणें पृथ्वी पर घूमती हुई चारों ओर मिलती रहती हैं। ठीक है, इस तरह से हमारी ऋतुएं निर्धारित होती हैं कि ऋतुएं हमारी कैसी होती हैं। ठीक है, अगर हम इसको समझ लेंगे अच्छे से तो हमको दिन रात कैसे होना, दिन रात छोटा बड़ा कैसे होना, वो हमको आसानी से समझ में आ जाएगा। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ रही हैं तो यहाँ पर दिन की लंबाई अधिक हो जाएगी, यहाँ पर दिन अधिक मिलेगा, मतलब रोशनी, सूर्य की रोशनी अधिक समय तक मिलेगी, है ना, यहाँ गर्मी का समय हो जाएगा। जब वही किरणें, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ेंगी तो मकर रेखा पर क्या होगा, यहाँ पर गर्मी का समय होगा, और यहाँ पर क्या होगा, सूर्य की किरणें अधिक समय तक लंबवत मिलेंगी। तो यहाँ पर गर्मी का समय होगा, अधिक दिन अधिक लंबे होंगे, और यहाँ पर जस्ट अपोजिट नॉर्थ वाले क्षेत्र में दिन छोटे हो जाएंगे, है ना, और क्या हो जाएंगी, रातें बड़ी हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह से जब भूमध्य रेखा पर क्या होता है, सूर्य किरणें लंबवत पड़ती रहती हैं, तो भूमध्य रेखा जो कि बीचों बीच में सूर्य चमक रहा है, तो सूर्य किरणें बीचों बीच में चमक रही हैं, तो यहीं पे भी उसकी रेज उतनी मिलेंगी। यहीं पे देखो, ये हमारी पृथ्वी है, ये सूर्य है, अगर यहाँ पर सूर्य किरणें लंबवत पड़ रही हैं, इसकी सूर्य की किरणें यहाँ पर लंबवत पड़ रही हैं, तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा वाले क्षेत्र में दोनों बराबर सूर्य की किरणें मिल रही होंगी। और जब बराबर सूर्य की किरणें मिल रही होंगी तो यहाँ पर भी दिन की लंबाई उतनी होगी, यहाँ पर भी दिन की लंबाई उतनी होगी, यानी दोनों जगह पर क्या होगा, भूमध्य रेखा की स्थिति में दिन की लंबाई बराबर होगी। ठीक है, इतना समझ में आया क्या, दिन रात कैसे होते हैं, ऋतुएं परिवर्तन कैसे होते हैं। इतना बस याद रखना है बेटा कि जून 21 याद रखना, इसमें हर 3 महीने जोड़ते जाना और पता चल जाए कि 3 महीने बाद हम कहाँ पहुँचेंगे, सितंबर में। देखो, जून के बाद 3 महीने, जुलाई अगस्त सितंबर भूमध्य रेखा पर आ गए, फिर 3 महीने जोड़ो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर
मकर रेखा पर आ गए। फिर 3 महीने जोड़ो, जनवरी फरवरी मार्च भूमध्य रेखा पर आ गए। फिर 3 महीने जोड़ो, अप्रैल मई जून फिर से कहाँ पर आ गए, कर्क रेखा पर आ गए। इस तरह से रोटेशन, इस तरह से मतलब रिवोल्यूशन होता रहता है और हमें ऋतुएं परिवर्तित होती रहती हैं, दिन रात की लंबाई छोटी बड़ी होती रहती है। ठीक है। अब अगर हम इसको पढ़ेंगे कि दिन रात का छोटा बड़ा होना और पृथ्वी पर दिन रात की स्थिति, तो हमको बहुत आसानी समझ में आएगा। अब इसको बताने की ज़रूरत नहीं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले करके इसको बाद में क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जो हमने बताया है लगभग वही लिखा है इसमें सेम, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में फिर इसको क्या कर लेना, पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हो गया, ऋतु परिवर्तन हो गया। अब देखो जो हमने बताया था उसी को नोट्स के फॉर्म में लिखा है। देखो, चूंकि पृथ्वी न सिर्फ अपने अक्ष पर घूमती है वरन, आप लोग मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग समझिएगा, मैं समझाता चलूँगा धीरे धीरे। चूंकि पृथ्वी न सिर्फ अपने अक्ष पर घूमती है वरन सूर्य की परिक्रमा भी करती है, अतः पृथ्वी पर सूर्य के सापेक्ष स्थितियाँ बदलती रहती हैं। पृथ्वी के परिक्रमण में 4 मुख्य अवस्थाएं आती हैं। इन अवस्थाओं में ऋतु परिवर्तन होता है। 4 मुख्य अवस्थाएं, 21 जून की स्थिति, फिर 3 महीने जोड़ो, जुलाई अगस्त सितंबर की स्थिति, फिर 3 महीने जोड़ो अक्टूबर नवंबर दिसंबर की स्थिति, फिर 3 महीने जोड़ो मार्च की स्थिति, फिर 3 महीने जोड़ो फिर से जून की स्थिति। ये चक्र चलता रहता है। तो पहले हम पढ़े 21 जून की स्थिति। इस समय क्या होता है, सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। हमने बताया था बेटा, इस स्थिति की बात हो जा रही है। 21 जून पर सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमक रहा है। जब इस समय सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, इस स्थिति को ग्रीष्म अयनात कहते हैं। हमने बताया था क्योंकि सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमक रहा है, यहाँ पर गर्मी पड़ रही है ना, गर्मी वाला क्षेत्र है, तो उसको क्या बोलेंगे, ग्रीष्म अयनात बोलेंगे। क्योंकि इस समय हमारे भारत में क्या होता है, गर्मी होती है। ठीक है। वस्तुतः 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है और उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ने लगती है, जिससे वहाँ ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। ठीक है, ये भी समझ गए। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे अधिक रहती है। यह भी पता है अधिक क्यों रहती है, क्योंकि सूर्य की लंबवत इस पर पड़ रही होती हैं। दक्षिण गोलार्ध में इस समय शीत ऋतु होती है, बिल्कुल सही, क्योंकि सूर्य कहाँ पर पड़ रहा है, कर्क रेखा पर लंबवत पड़ रहा है। यहाँ पर गर्मी, तो उसके जस्ट अपोजिट वाले क्षेत्र में, अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, ठंडक वाला क्षेत्र होगा। ठीक है। 21 जून के 50 सूर्य कहाँ पहुँचता है, 23 सितंबर तक सूर्य पर पुनः विषुवत रेखा की ओर उन्मुख होता है। हमने बताया था 21 जून के बाद फिर से सूर्य आगे बढ़ता है और सितंबर में कहाँ पर आ जाता है, भूमध्य रेखा पर आ जाता है 23 सितंबर में, है ना, पुनः विषुवत रेखा की ओर उन्मुख होता है। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, गर्मी कम होने लगती है। जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, सितंबर तक देखो क्या होता है, गर्मी सीजन कम होता जाता है, सितंबर में हल्का हल्का ठंडक शुरू हो जाती है। ठीक है। तो 21 जून की स्थिति आप समझ गए। जो हमने बताया था वही लिखा हुआ है, बस हम एक बार पढ़ दे रहे हैं ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए। देखो 22 दिसंबर की स्थिति देखो, इस समय सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। हमने बताया था ये है बेटा 22 दिसंबर की स्थिति, जब सूर्य यहाँ पर पहुँच जाता है। ये पृथ्वी है हमारी, जब सूर्य इस मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, इस मकर रेखा पर जब लंबवत चमकता है तब की स्थिति बात हो रही है। इस समय सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, इस स्थिति को शीत अयनात कहते हैं। हमने बताया था कि जब सूर्य क्या होगा, मकर रेखा पर लंबवत चमकेगा, यहाँ सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी, लंबवत मिलेंगी, तो क्या होगा, इस वाले रीजन में क्या होगा, यहाँ सूर्य किरणें कम मिल रही होंगी, तो यहाँ पर क्या होगा, ठंडक हो जाएगी और यहाँ पर क्या हो जाएगा, गर्मी हो जाएगी। चूँकि हम यहाँ रहते हैं तो हमें क्या होगी, ठंडक महसूस होगी, और इस वाले क्षेत्र में क्या होती है, गर्मी होती है। इस स्थिति को शीत अयनात कहते हैं, विंटर सोल्स्टिस कहते हैं। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि लंबी, क्योंकि सूर्य किरणें लंबवत पड़ रही हैं, तो दिन की अवधि यहाँ पर क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, और रात क्या हो जाएगी, जस्ट अपोजिट, रात छोटी हो जाएंगी, है ना। वस्तुतः सूर्य के दक्षिणायन होने अर्थात दक्षिण गोलार्ध में उन्मुख होने की प्रक्रिया 23 सितंबर के बाद प्रारंभ हो जाती है ना। देखो 23 सितंबर के बाद क्या होता है, हमने बताया था 21 जून में हम यहाँ हैं। 21 जून के बाद फिर क्या होता है, हम मूव करते हैं, यहाँ पहुँचते हैं। ये 23 सितंबर की स्थिति है, और 23 सितंबर में यानी सितंबर में पहुँच गए, और सितंबर के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं, धीरे धीरे दिसंबर में पहुँचते हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में हम क्या हो रहे होते हैं, उन्मुख हो रहे होते हैं, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े व रातें क्या होती हैं, छोटी होने लगती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में ठीक विपरीत स्थिति देखी जाती है।
22 दिसंबर के उपरांत 21 मार्च तक सूर्य पुनः विषुवत रेखा की ओर उन्मुख होता है। फिर से सूर्य कहाँ होता है, यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर क्या होता है, इस स्थिति में आ जाता है। कब, 21 मार्च को सूर्य पुनः विषुवत रेखा की ओर उन्मुख होता है तथा दक्षिणी गोलार्ध में धीरे धीरे क्या हो जाती है, ग्रीष्म ऋतु की समाप्त हो जाती है। जब सूर्य यहाँ पर धीरे धीरे पहुँचता है तो इस वाले क्षेत्र में क्या होता है, भूमध्य रेखा के आसपास पहुँचा तो यहाँ पर गर्मी कम होना शुरू हो जाती है। फिर से कहाँ पर हो जाएगी, 21 जून की स्थिति में पहुँच जाएगा और वहाँ पर गर्मी पड़ना शुरू हो जाएगी। अब देखो 21 मार्च व 23 सितंबर की स्थिति, 21 मार्च व 23 सितंबर की स्थिति मतलब कि वह स्थिति की बात की जा रही है जब सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है। 2 बार सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है एक परिक्रमण अवधि में, ठीक है। तो 21 मार्च व 23 सितंबर की स्थिति हमने बताया थी कि जब सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ रहा होगा तो दोनों जगह पर समान किरणें मिल रही होगी, यानी दोनों जगह दिन रात लगभग क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इन दोनों स्थिति में सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है, अतः इस समय समस्त अक्षांश रेखाओं का आधा भाग सूर्य का प्रकाश प्राप्त कर रहा होता है। यानी इस समस्त अक्षांश मतलब भाग जो गोलार्ध का भाग है वो क्या होता है, प्रकाश प्राप्त कर रहा होता है, आधा गोलार्ध का भाग। अतः सर्वत्र दिन रात की अवधि क्या होती है, बराबर होती है। इस समय दिन व रात की अवधि के बराबर रहने एवं ऋतु के समानता के कारण इन दोनों स्थितियों को विषुव अथवा सम्राट दिन कहते हैं। यानी दिन रात क्या होते हैं, समान होते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषुव भी बोल देते हैं। यानी दिन रात क्या है, समान है, विषुव अथवा सम्राट दिन। 21 मार्च की स्थिति को बसंत विषुव कहते हैं। 21 मार्च को क्या होता है, सूर्य मतलब पत्तियां जो हैं फिर से पेड़ पर आना शुरू हो जाती हैं, नई कलियाँ खिलना शुरू हो जाती हैं, नई कलियाँ आना शुरू हो जाती हैं, तो उसको क्या बोलते थे, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, बसंत विषुव। और उसी के अपोजिट जब 23 सितंबर की स्थिति हमने बताई थी, इस समय क्या होता है कि पत्तियां पेड़ से गिरना शुरू हो जाती है। जब हमारे वहाँ ठंडक आना शुरू हो जाती है तो पेड़ से पत्तियां गिरना शुरू हो जाती हैं और इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं शरद विषुव। शरद विषुव है ना, ये वैसी स्थिति है जब पत्तियों से पेड़ मतलब पेड़ से पत्तियां गिरना शुरू हो जाती हैं। अभी इतना कुछ हो गया, ऋतुएं परिवर्तन आप लोगों ने पढ़ लिया। उम्मीद है ऋतु परिवर्तन जो आपको अच्छे से आ गया होगा। जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत सूर्य की किरणें पड़ रही होती हैं तब यहाँ पर क्या होता है, गर्मी का समय होता है। जब सूर्य सीधे मूव करते हैं यहाँ पहुँचता है भूमध्य रेखा पर, है ना, तब क्या होता है कि इस वाले क्षेत्र में सब जगह जो है सूर्य किरणें लगभग समान मिल रही होती है, तब दिन रात सब जगह क्या होता है, बराबर हो जाता है। और उस समय हम सितंबर की स्थिति में जब ठंडक के समय पहुँचते हैं, है ना, हमें ठंडक लगना हल्का हल्का शुरू हो जाती है, तब क्या होता है, पत्तियों से पेड़ मतलब पेड़ से पत्तियां जो होती गिरना शुरू हो जाती हैं और इस समय क्या होता है, पतझड़ का समय हो जाता है। ठीक है, फिर से हम कहाँ पहुँचते हैं, दिसंबर में। जब सूर्य किरणें कहाँ, मकर रेखा पर लंबवत पड़ रही होती हैं। जब मकर रेखा पर लंबवत पड़ रही होती हैं तब उस समय क्या होता है कि इस वाले क्षेत्र में क्या होता है कि गर्मी का समय होता है और इसके जस्ट अपोजिट वाले क्षेत्र में क्या हो जाता है, ठंडा का समय हो जाता है। जब सूर्य की किरणें कहाँ पड़ रही होती हैं, मकर रेखा पर लंबवत पड़ रही होती है, तो यहाँ पर क्या होगा, गर्मी हो, यहाँ पर जस्ट क्या हो जाएगा, ठंडी। फिर से जब भूमध्य रेखा पर आ जाएगा सूर्य की किरणें तब फिर से क्या होगा, वही स्थिति हो जाएगी यहाँ पर थी। बस अब क्या होगा कि मार्च में क्या होता है, देखो ध्यान दो, मार्च में क्या होता है कि हमें पत्तियां फिर से दिखना शुरू हो जाती पेड़ में, है ना, तो वही स्थिति है। ठीक है, जैसे अभी देखो, अभी के समय जब हम लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको डालेंगे, अप्रैल का समय है, तो अप्रैल में क्या होगा कि पत्तियां आपको सारे पेड़ में लगभग दिखना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो ऋतु परिवर्तन आप लोग समझ गए और दिन रात छोटे बड़े होना, है ना, ये भी सब समझ गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ज्वार भाटा समझ लेते हैं, टाइड समझ लेते हैं। देखो, पृथ्वी जो है सूर्य की चारों चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी की चारों चक्कर लगाते हैं, यानी सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तीनों एक साथ लगभग मूव करते रहते हैं, है ना। तो क्या होता है कि जब सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा तीनों जब एक सीध रेखा में होते हैं तो चंद्रमा चंद्रमा ये चंद्रमा है और ये क्या है, सूर्य है। तो चंद्रमा और सूर्य के बीच में जो आकर्षण शक्ति लगती है चंद्रमा और सूर्य की पृथ्वी पर, तो जो पृथ्वी का समुद्र का पानी हो क्या होता है, खींचता है। इस खींचने वाली स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइड, ज्वार या भाटा बोलते हैं। पानी का खिंचाव ऊपर की ओर या नीचे को धसाव, खिंचाव या धसाव, इन दोनों की स्थिति को क्या बोलते हैं, टाइड बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं खिंचाव को, जब पानी ऊपर की ओर खींच रहा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ज्वार, जब पानी ऊपर की ओर खींच रहा होता है। और जब पानी नीचे की ओर जा रहा होता है, दबाव लिए होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, भाटा। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं ज्वार को,
हाई टाइड, और भाटा को क्या बोलते हैं, लो टाइड। यानी ज्वार को बोलेंगे हाई टाइड और भाटा को बोलेंगे लो टाइड। तो दो स्थिति होती हैं। ये मान लो कि सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। जब एक सीध में होते हैं तब क्या होता है कि इनका आकर्षण बल और अधिक हो जाता है। भाई इसका अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसका अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, दोनों के गुरुत्वी फोर्स के कारण क्या होता है, गुरुत्वीय बल के कारण इसका जो पानी होता है पृथ्वी के समुद्र का वो खींचता है ऊपर की ओर, है ना। उस खिंचाव बल के कारण क्या होता है, समुद्र की लहरें ऊपर की ओर, पानी ऊपर की ओर उड़ता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वार भाटा, है ना। अगर पानी का खिंचाव ऊपर की ओर तेजी से हुआ, ऊंचाई पर हुआ, तो उसको बोलते हैं हाई टाइड। अगर पानी हाई टाइड जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं तब हाई टाइड आते हैं। याद रखना, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं तब क्या होते हैं, हाई टाइड आते हैं। जब 180 डिग्री की स्थिति होती है, दो स्थितियां बनती हैं बेटा। देखो, जब 180 डिग्री की स्थिति बनती है, जब तीनों एक साथ में आ जाते हैं तब आते हैं हाई टाइड, है ना। और जब मान लो कि ऐसी स्थिति बन जाए कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा ये 90 डिग्री स्थिति पर हों, है ना। यानी देखो, अब सूर्य चंद्रमा क्या हुआ, सूर्य के सामने देखो यहाँ पर था, यहाँ पर सूर्य के सामने था ना। अब क्या हुआ, इस सूर्य से ऊपर और भाग करके 90 डिग्री की स्थिति बना लिया। जब ऐसी स्थिति आती है तब लो टाइड आते हैं। जब ऐसी स्थिति बनती है तब क्या होते हैं, यहाँ पर लो टाइड आते हैं। यहाँ पर जब लो टाइड आएंगे तो इसके जस्ट अपोजिट वाले क्षेत्र में क्या हो जाएंगे, ये हाई टाइड आएंगे। देखो जैसे यहाँ पर तीनों के आकर्षण शक्ति क्या हुई, ज़्यादा हुई, तो यहाँ पर क्या हुआ, इस वाले क्षेत्र में क्या है, हाई टाइड। तो इसके जस्ट अपोजिट वाले क्षेत्र में क्या आ जाएंगे, लो टाइड आ जाएगा। फिर इसी स्थिति में जब सूर्य और चंद्रमा और तीनों स्थिति में, एक सेकंड फिर से समझ चाहते हैं इसको, इस वाली कंडीशन को फिर से समझिएगा। जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी तीनों 90 डिग्री की स्थिति में हो, अब देखो किसका आकर्षण बल अधिक लगेगा, ध्यान से सुनना। इसका आकर्षण बल अधिक लगेगा कि इसका आकर्षण बल अधिक लगेगा। देखो सूर्य तो बड़ा है तो अमूमन इसका आकर्षण बल अधिक लगना चाहिए, लेकिन सूर्य क्या है कि पृथ्वी से अधिक दूरी पर है और चंद्रमा पृथ्वी से बहुत नज़दीक है पृथ्वी के। तो क्या होता है, इसका आकर्षण बल तो अधिक है लेकिन इसकी दूरी बहुत ज़्यादा है, तो दूरी बहुत ज़्यादा होने के कारण इसका आकर्षण बल उतना नहीं लग पाता है जितना चंद्रमा का लग जाता है। इसलिए चंद्रमा क्या होता है, पानी को खींच लेता है। इसलिए इस वाले क्षेत्र में देखो क्या आ जाएगा, हाई टाइड आ जाएगा। और जस्ट इसके अपोजिट क्षेत्र में क्या हो जाएगा, इस वाले क्षेत्र में क्या आ जाएगा, लो टाइड आ जाएगा। यहाँ पर चंद्रमा की आकर्षण शक्ति यानी गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लग रहा है सूर्य की अपेक्षा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि चंद्रमा सूर्य की अपेक्षा पृथ्वी के अधिक नज़दीक है। अधिक नज़दीक होने के कारण इसका आकर्षण बल पृथ्वी पर अधिक प्रभावी होता है। जबकि सूर्य का आकर्षण बल तो अधिक है लेकिन ये पृथ्वी से अधिक दूरी पर है, और पृथ्वी से अधिक दूरी पर होने के कारण इसका जो आकर्षण बल है वो इतना प्रभावी नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि चंद्रमा जो होता है उसके अधिक आकर्षण बल के कारण समुद्र का पानी जो होता है ऊपर की ओर खींचता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाई टाइड। दो स्थिति बनती हैं, जब सूर्य और चंद्रमा तीनों पृथ्वी तीनों क्या हैं, एक सीधी रेखा में है, यानी तो दोनों का सम्मिलित बल लगेगा। सूर्य और चंद्रमा एक साथ है ना, तो दोनों का सम्मिलित बल लगेगा, और सम्मिलित बल लग करके क्या होगा, इसको खींचेंगे तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, हाई टाइड आएगा। एक स्थिति ऐसी बनती है जब सूर्य और चंद्रमा तीनों एक सीधी रेखा में न हो, यानी एक ऐसी स्थिति बन जाए जब चंद्रमा अलग स्थिति में हो, सूर्य अलग स्थिति में हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि दोनों का आकर्षण बल तो काम करता है लेकिन चंद्रमा का आकर्षण बल अधिक प्रभावी हो जाता है। उसका रीजन हमने क्या बताया कि वो अधिक नज़दीक है। आकर्षण बल तो इसका अधिक होता है लेकिन ये अधिक दूरी पर है, इसलिए इसका आकर्षण बल उतना प्रभावी नहीं होता जितना चंद्रमा का होता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, चंद्रमा के कारण इस वाले रीजन में क्या हो जाएगा, हाई टाइड आएगा। और देखो दोनों रीजन में क्या हो जाएगा, हाई टाइड आएगा, और इस वाले क्षेत्र में क्या हो जाएंगे, लो टाइड आएंगे। तो ज्वार भाटा आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा आसानी से, अगर इन फिगर को ध्यान से देखिएगा। पहली स्थिति जब तीनों एक सीधी रेखा में हो तब क्या हो जाएगा, हाई टाइड आएगा। दूसरी स्थिति में जब तीनों क्या हो, एक समकोण स्थिति बना रहे हो, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, हाई टाइड उस वाले रीजन में आ जाएगा जहाँ पर क्या होगा, मून का अर्थात चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक प्रभावी होगा। तो इस वाले क्षेत्र में क्या हो जाएगा, हाई टाइड आएगा, और इस वाले क्षेत्र में लो टाइड। यहाँ पर तीनों एक साथ, मतलब दोनों एक साथ हैं,
सूर्य और पृथ्वी, तो इनका दोनों का सम्मिलित आकर्षण बल लग रहा है, तो इसको अधिक तेजी से खींचेगा, है ना। तो इस वाले क्षेत्र में क्या हो जाएगा, हाई टाइड आ जाएगा, और इसके जस्ट अपोजिट वाले क्षेत्र में क्या हो जाएगा, लो टाइड आ जाएगा। और वही थ्योरी लिखिए, इस थ्योरी को पढ़ लो, जो हमने बताया वही थ्योरी है। सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरी जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं, है ना। इससे उत्पन्न तरंगे को ज्वारी तरंगे कहते हैं। जब पानी ऊपर उठेगा और फिर आगे तरंगों के माध्यम से फ्लो करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ज्वारी तरंग बोलते हैं, ज्वारी तरंग, याद रखना। विभिन्न स्थानों पर ज्वार भाटा की ऊंचाई में पर्याप्त भिन्नता होती है। देखो, कोई भी ज्वार भाटा जब ऊपर पानी उठेगा तो कई बातों पर निर्भर करता है कि किस क्षेत्र में है, जल की गहराई कितनी है, उस सागर की गहराई कितनी है, वहाँ पर लैंड लॉक्ड एरिया कितना है, यानी जो पानी का क्षेत्र है वो आसपास कितनी ज़्यादा भूमि से घिरा हुआ है, कितना ओपन है, कितना क्लोज्ड है। तो इन बातों पर भी निर्भर करता है कि पानी कितना ऊंचाई तक ऊपर उठेगा, यानी लो टाइड हाई टाइड कहाँ पर कैसे आएगा, तो इन बातों पर भी निर्भर करता है। देखो, पढ़ो इसको एक बार। विभिन्न स्थानों पर ज्वार भाटा की ऊंचाई पर्याप्त भिन्नता होती है, जो सागर में जल की गहराई पर निर्भर करता है। सागरी तट की रूपरेखा, यानी सागर के तट की रूपरेखा कैसी है, ज़्यादा कटा फटा है, यानी यह बिल्कुल स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल, तो आसानी से पानी मूव करेगा, फंसेगा नहीं, है ना। और तीसरा है कि सागर के खुले या बंद होने के पर आधारित होता है, यानी सागर ओपन है या क्लोज्ड है। ओपन क्लोज्ड होगा तो पानी जो उठना क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। तो ये तीन बातें याद रखना कि ज्वार भाटा की ऊंचाई जो होती है वह इन बातों पर भी निर्भर करती है कि पानी कितना ऊपर उठेगा या कितना नीचा रहेगा, है ना। यद्यप सूर्य चंद्रमा से बहुत बड़ा है, देखो वही स्थिति हमने जो बताई थी कि जब समकोण वाली स्थिति, यद्यप सूर्य चंद्रमा से बहुत बड़ा है तथा सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव 2 गुना है। प्रभाव 2 गुना क्यों है, क्योंकि चंद्रमा क्या है, सूर्य सबसे नज़दीक है ना। इसका कारण सूर्य का चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी से दूर होना है। सूर्य क्या है, चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी से दूर है, इसलिए सूर्य की आकर्षण शक्ति उतनी प्रभावी नहीं होती है जितनी चंद्रमा की होती है। अगले देखो, 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार क्या होता है, ज्वार भाटा आता है। 24 घंटे में, याद रखना बेटा, फैक्ट है कि 24 घंटे में क्या होता है, 2 बार प्रत्येक स्थान पर ज्वार भाटा आता है, यानी 2 बार क्या होता है, ऐसी स्थिति बनती है, ठीक है। जब इस समय सूर्य पृथ्वी चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो उनकी सम्मिलित शक्ति के परिणाम स्वरूप दीर्घ ज्वार का अनुभव किया जाता है। हमने बताया था जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होंगे तो चंद्रमा और सूर्य के सम्मिलित शक्ति का प्रभाव अधिक होगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, दीर्घ ज्वार आएंगे, है ना, यानी हाई टाइड आएंगे। दीर्घ ज्वार का मतलब क्या, हाई टाइड का अनुभव किया जाता है। यह स्थिति सिजगी कहलाती है। देखो बेटा, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तो इस स्थिति को हम लोग एक नाम दे दिए हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिजगी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिजगी। जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में हो तो इस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, सिजगी। जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में हो तो इस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, सिजगी। याद रखना, क्वेश्चन आता है कि जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तब हम लोग क्या बोलते हैं, सिजगी। या वह कौन सी अवस्था है जिसमें बड़े ज्वार आते हैं, है ना, जिसमें हाई टाइड आते हैं, तो उसमें ऑप्शन में होगा सिजगी, है ना, तो आपको सही लगाना होगा सिजगी। तो सिजगी क्या होता है, जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तीनों क्या होते हैं, एक सीधी रेखा में होते हैं। देखो फिर से पढ़ो इसको, जब इस समय सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो उनकी सम्मिलित शक्ति के परिणाम स्वरूप दीर्घ ज्वार का अनुभव होता है, हमने बता दिया। यह स्थिति क्या कहलाती है, सिजगी कहलाती है, यह भी आप जान चुके हैं, है ना। और ऐसा पूर्णमासी या अमावस्या को होता है, ध्यान रखना बेटा। पूर्णमासी और अमावस्या का होता है जब तीनों, मतलब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं, ऐसी स्थिति कब होती है, अमावस्या को होती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, सिजगी बोलते हैं। अमावस्या या
पूर्णमासी या पूर्णिमा को, है ना, अमावस्या या पूर्णिमा को। आगे पढ़ते हैं। इसके विपरीत जब सूर्य, पृथ्वी या चंद्रमा मिलाकर समकोण बनाते हैं, देखो दूसरी स्थिति चंद्र बनाते हैं तो चंद्रमा व सूर्य का आकर्षण बल एक दूसरे से विपरीत कार्य करता है, बिल्कुल सही। फलस्वरूप निम्न ज्वार का अनुभव किया जाता है। देखो समकोण बनाते हैं तो उस वाले क्षेत्र में जहाँ मून की शक्ति अधिक लगेगी वहाँ पर तो क्या होगा, हाई टाइड आएगा, बाकी वाले क्षेत्र में क्या हो जाएगा, लो टाइड आएगा, है ना। ऐसी स्थिति कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को होती है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी समकोण की स्थिति में होंगे। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी समकोण की स्थिति में होंगे तो उतने हाई टाइड नहीं आएंगे जितने हाई टाइड जब तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं, यानी सम्मिलित शक्ति लग रही होती है, तब हाई टाइड आने की संभावना क्या होती है, बढ़ जाती है। और ऐसी स्थिति कब बनती है, जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा समकोण पर होते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष या सप्तमी या अष्टमी को बनती है। ठीक है। लघु ज्वार सामान्यतः 20% नीचा और दीर्घ ज्वार सामान्यतः ज्वार से 20% ऊंचा होता है, यानी जो दीर्घ ज्वार होता है वो सामान्य ज्वार से थोड़ा ऊंचाई पर होता है, लगभग 20%, और जो लघु ज्वार होता है वो दीर्घ ज्वार से क्या होता है, 20% नीचा होता है। ठीक है। पृथ्वी पर चंद्रमा के सम्मुख स्थित भाग पर चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का ज्वार आता है, किंतु इसी समय पृथ्वी पर चंद्रमा विमुखी भाग पर ज्वार आता है। इसका कारण पृथ्वी के घूर्णन को संतुलित करने के लिए अपकेंद्रीय बल है। हमने बताया था कि जब हाई टाइड आ रहा है, मतलब तीनों एक सीधी रेखा में, ये मान लो सन है, ये हमारा मून है और ये हमारा अर्थ है, तीनों एक सीधी रेखा में है, इनकी सम्मिलित शक्ति के कारण क्या होता है, यहाँ पर ज्वार आता है, हाई टाइड आया। तो इस वाले क्षेत्र में क्या होता है, यहाँ पर भी क्या आता है, हाई टाइड आता है। और ये क्यों आता है, क्योंकि ये संतुलित करने के लिए आता है, पृथ्वी को संतुलित करने के लिए आता है। और क्यों आता है, क्योंकि ये अपकेंद्रीय बल को संतुलित करता है, अपकेंद्रीय बल के शक्तिशाली होने के कारण होता है। उपरोक्त बलों के प्रभाव के कारण क्या होता है, प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे बाद ज्वार आता है। देखो 12 घंटे बाद ज्वार आना चाहिए, किंतु यह प्रतिदिन लगभग 26 मिनट की देरी से आता है। देखो ज्वार लगभग कितने समय पर आना चाहिए, देखो मान लो यहाँ पर ज्वार आया, तो यहाँ पर जो ज्वार आएगा वो लगभग कितने समय में आएगा, 12 घंटे के बाद आना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि ये 12 घंटे 26 मिनट पे आता है। इसका रीज़न ये है क्योंकि चंद्रमा का पृथ्वी के सापेक्ष गतिशील होना है। होता क्या है कि चंद्रमा और पृथ्वी लगभग समान वेग के साथ घूर्णन करते रहते हैं, समान वेग के साथ घूर्णन करते रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि दोनों का एक्सिस पर झुकाव अलग अलग है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि आगे निकल जाते हैं और जो संतुलन बनना होता है वो नहीं बन पाता है। उसके कारण क्या होता है कि 26 मिनट की देरी हो जाती है। और 26 मिनट की देरी के कारण क्या होता है कि जो द्वार यहाँ पर आया उसके जस्ट 12 घंटे बाद आना चाहिए, वो 12 घंटे पर ना आकर के 12 घंटे 26 मिनट पर आता है। तो इसे ध्यान रखना कि 12 घंटे 26 मिनट पर जस्ट के अपोजिट वाले क्षेत्र में ज्वार आता है। अब देखो और कुछ पॉइंट्स हैं। कनाडा के न्यू ब्रंसविक तथा नोवा स्कोशिया के मध्य फंडी की खाड़ी। देखो कनाडा और नोवा स्कोशिया के मध्य स्थित फंडी की खाड़ी, यहाँ एक ध्यान रखना, मैप पर देखना आप, फंडी की खाड़ी होगी। तो फंडी की खाड़ी में क्या होता है, ज्वार की ऊंचाई सर्वाधिक होती है, यानी वहाँ पर ऐसे कारक होंगे जो क्या होंगे, पानी को अधिक ऊंचा उठाने में कारगर होंगे। यानी बहुत ज़्यादा लैंडलॉक्ड एरिया उस तरह से नहीं होगा या बहुत ज़्यादा कटा फटा एरिया नहीं होगा। तो ऐसे रीजन के अगर क्या होता है कि यहाँ पर सर्वाधिक ऊंचाई के ज्वार आते हैं, लगभग 15 से 18 मीटर के, जबकि भारत के ओखा तट पर मात्र 2.7 मीटर होती है। वहीं पर देखो कि भारत के ओखा तट पर क्या होता है कि बहुत कम ऊंचाई होती है, 2.7 मीटर होती है। कुछ बनावट ऐसी होगी, है ना। इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथहैम्पटन में, इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथहैम्पटन में प्रतिदिन 4 बार ज्वार आते हैं। देखो यहाँ पर प्रतिदिन 4 बार ज्वार आते हैं। और 4 बार ज्वार आने का कारण क्या होता है कि उसकी बनावट कुछ ऐसी होती है कि पानी वहाँ पर ज़्यादा ऊंचाई पर आसानी से ऊपर उठ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह 2 बार इंग्लिश चैनल से होकर के एवं 2 बार उत्तरी सागर से होकर के विभिन्न अंतरालों पर वहाँ पहुँचते हैं। पानी क्या होता है 2 चैनलों से होकर के वहाँ पर लगातार पहुँचता रहता है। उसके प्रभाव के कारण क्या होता है कि 2 बार यहाँ पर जो नॉर्मली क्या होते हैं प्रतिदिन 4 बार ज्वार आ जाते हैं।
ये फैक्ट है बेटा, इस फैक्ट को याद रखना। कनाडा के न्यू ब्रंसविक तथा नोवा स्कोशिया के मध्य फंडी की खाड़ी, साउथहैम्पटन और ओखा तट। ओखा तट कहाँ गया, ये देखो भारत का ओखा तट। ये 3 चीज़ याद रखना कि भारत के ओखा तट में क्या होता है, 2.7 मीटर की तीव्रता के ज्वार आते हैं, मतलब ऊंचाई के ज्वार आते हैं। जबकि यहाँ पर क्या सर्वाधिक ऊंचाई के ज्वार आते हैं फंडी की खाड़ी में, लगभग 15 से 18 मीटर की ऊंचाई के, है ना। फिर देखो नदियों को बड़े जलयानों के लिए नौ संचालन योग बनाने में ज्वार सहायक होते हैं। क्या होते हैं, ज्वार क्या करता है कि पानी को उठा करके ढकेल देता है। तो क्या होता है कि ऐसी स्थिति में क्या होता है, नाव जो होते हैं उनको संचालन करके आसानी से किनारे से लेकर के बीच में लाया जा सकता है। तो ये संचालन में सहायक होते हैं। नदियों को बड़े जलयानों के लिए नौ संचालन योग बनाने में ज्वार सहायक होते हैं। टेम्स और हुगली नदियों में प्रवेश करने वाले ज्वारी धाराओं के कारण ही क्रमशः लंदन व कोलकाता में महत्वपूर्ण पत्तन बने इन्हीं ज्वारों के कारण, है ना। फिर देखो नदियों द्वारा लाए गए अवसाद भाटा के साथ बहकर समुद्र में चले जाते हैं, तब इस प्रकार डेल्टा के निर्माण प्रक्रिया में बाधा पहुंचती है। देखो क्या होता है, नदियाँ अपना अवसाद ला करके नदियों में डंप करती रहती हैं, लेकिन जब ज्वार आता है तो ज्वार के साथ लहरें जब जाती हैं तो उस मिट्टी को वापस अपने साथ लेकर चली जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में डेल्टा को बढ़ने से वो क्या करती हैं, रोकती हैं। ठीक है, अगला देखो जल विद्युत के उत्पादन हेतु ज्वारी ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। ज्वारी ऊर्जा का प्रयोग हम जल विद्युत उत्पादन के लिए कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में भारत में अभी उतना प्रयोग नहीं हो रहा है ना। फ्रांस व जापान में ज्वारी ऊर्जा पर आधारित कुछ विद्युत केंद्र विकसित किए गए हैं। देखो फ्रांस और जापान में विकसित किए गए हैं, लेकिन भारत में खंबात की खाड़ी या कच्छ की खाड़ी, भारत में क्या है, खंबात की खाड़ी या कच्छ की खाड़ी में जहाँ पर ज्वार आते हैं इसके विकास की अच्छी संभावना है, लेकिन अभी विकास कोई विद्युत उत्पादन इस यहाँ से ऐसे नहीं होता है ज्वारी ऊर्जा के साथ कारण, है ना, की सहायता से। अब हम लोग देखते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों की स्थिति जब बनती है एक साथ वाली सीधी वाली, तब ऐसी स्थिति में क्या होते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आते हैं। देखो जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है, तब ऐसी स्थिति को हम लोग बोलते हैं सूर्य ग्रहण, जो कि कब होता है, अमावस्या को होता है सूर्य ग्रहण, है ना। और जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण, जो क्या होता है, पूर्णिमा को होता है। जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। लेकिन जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब उसको क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण बोलते हैं। अब नोट्स के माध्यम से पढ़ते हैं और समझते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा के दोनों को प्रकाश सूर्य से मिलता है। पृथ्वी पर से चंद्रमा का एक भाग ही दिखता है ना। पृथ्वी से चंद्रमा का क्या होता है, एक भाग दिखता है। एक भाग क्यों दिखता है, क्योंकि दोनों की घूर्णन शक्ति क्या है, मतलब घूर्णन वेग क्या है, समान है। और घूर्णन वेग के समान होने के कारण क्या होता है कि चंद्रमा का लगभग एक भाग ही हमको क्या होता है, दिखाई देता है। पृथ्वी और चंद्रमा दोनों को प्रकाश सूर्य से मिलता है। पृथ्वी पर से चंद्रमा का एक भाग ही दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा की घूर्णन क्या है, समान है, जो हमने आपको अभी बताई। पृथ्वी पर चंद्रमा का संपूर्ण प्रकाशित भाग महीने में केवल एक बार अर्थात पूर्णिमा को दिखाई देता है ना। क्या होता है कि प्रकाशित भाग जो होता है, संपूर्ण प्रकाशित भाग चंद्रमा का क्या होता है, पूर्णिमा को हमको क्या होता है, दिखाई देता है। यानी पूछा जाएगा कि चंद्रमा का प्रकाशित भाग हमको कब दिखाई देता है, महीने में केवल एक बार अर्थात कब दिखाई देता है, फुल मून की अवस्था में, पूर्णिमा की अवस्था में। ठीक है, इसी प्रकार महीने में एक बार चंद्रमा का संपूर्ण अप्रकाशित भाग पृथ्वी के सामने होता है, तब चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। इसे क्या बोलते हैं, अमावस्या बोलते हैं। और अमावस्या को क्या होता है, सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। लेकिन हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण हो ये भी जरूरी नहीं है ना। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा में होते हैं तो इस स्थिति को युत वियुति कहते हैं। युत वियुति यानी क्या कहते हैं, युत वियुति को कंजक्शन इंग्लिश में बोलते हैं, और सिजगी
इसको हमने पहले बताया था, तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा में होते हैं तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं? युति या सिजगी कहते हैं। जिसमें युति सूर्य ग्रहण की स्थिति में, युति जो होते हैं वो सूर्य ग्रहण की स्थिति को बोलते हैं। जब क्या होता है, चंद्रमा जो है बीच में होता है और सूर्य इधर होता है और पृथ्वी उधर होती है ना, तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं कि युति बोलते हैं, सूर्य ग्रहण की स्थिति को, है ना। वह वियुति स्थिति कब होती है? जब चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है, यानी जब पृथ्वी बीच में होती है और सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या होती है? पृथ्वी बीच में होती है, तब उस स्थिति को क्या बोलते हैं? वियुति बोलते हैं। वियुति जो स्थिति है वो चंद्र ग्रहण की है और युति जो स्थिति है वो क्या है? सूर्य ग्रहण की है। युति और वियुति दोनों को याद रखना। ये क्या है? युति मतलब सूर्य ग्रहण की स्थिति, यानी ऐसी स्थिति जब क्या है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में है। और वियुति क्या है? ये चंद्र ग्रहण की स्थिति है, जब क्या है, पृथ्वी जो है बीच में है और चंद्रमा क्या है, सूर्य दोनों किनारे हैं। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है तो सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती है तथा पृथ्वी की छाया के कारण उस पर अंधेरा छा जाता है। इस स्थिति को क्या बोलते हैं? चंद्र ग्रहण बोलते हैं। जब क्या होता है, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो पृथ्वी की छाया के कारण क्या होता है, उस पर अंधेरा छा जाता है, तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं? चंद्र ग्रहण बोलते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा किस पर होता है? पूर्णिमा में होता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति तब बनती है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, हमने बताया आपको अभी, तथा पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश न पड़कर चंद्रमा की परछाई पड़े, तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं हम लोग? सूर्य ग्रहण बोलते हैं। और सूर्य ग्रहण हमेशा क्या होता है? अमावस्या को होता है। प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण एवं प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है क्योंकि चंद्रमा अपने अक्ष पर क्या है? झुकाव लिए हुए है। जब चंद्रमा और पृथ्वी एक ही बिंदु पर परिक्रमा पथ में पहुंचती हैं तो उस समय चंद्रमा अपने अच्छी झुकाव के कारण थोड़ा सा आगे निकल जाता है, जो हमने अभी पहले आपको बताया था। इसी कारण क्या होता है कि पूर्णिमा और अमावस्या की स्थिति में ग्रहण नहीं लगता, प्रत्येक पूर्णिमा अमावस्या की स्थिति में ग्रहण नहीं लगता। अमावस्या और पूर्णिमा को ग्रहण लगे, ये जरूरी नहीं कि प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को ग्रहण लगे ही। अमावस्या और पूर्णिमा को ग्रहण लगता है ये तो ठीक है, लेकिन प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को ग्रहण लगे ही ये जरूरी नहीं है, तो ये याद रखिएगा। एक वर्ष में अधिकतम 7 चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण की स्थिति हो सकती है, ये फैक्ट है, याद रखिएगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण देखे जाते हैं परंतु पूर्ण चंद्र ग्रहण प्राय नहीं देखे जाते। वही स्थिति कि चंद्रमा में पृथ्वी के आकार में क्या है? पर्याप्त अंतर होता है, उसका झुकाव में अंतर है। इस वजह से क्या होता है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण तो पर्याप्त देखे जाते हैं, लेकिन परंतु पूर्ण चंद्र ग्रहण प्राय नहीं देखे जाते, यदा कदा हो सकता है। सूर्य ग्रहण के समय बड़ी मात्रा में पराबैंगनी किरणें उत्सर्जित होती हैं और इसलिए क्या होता है, इसे नंगी आंखों से देखने के लिए मना किया जाता है कि नंगी आंखों से देखोगे तो पराबैंगनी किरणें से क्या होती हैं, आपकी आंखें नष्ट हो सकती हैं, उनको नुकसान पहुंच सकता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण में के समय सूर्य के परिधि क्षेत्रों में हीरक वलय डायमंड रिंग की स्थिति बनती है। देखो ये हमारा सूर्य है और ये हमारा चंद्रमा है और ये पृथ्वी है। जब ये चंद्रमा जो है सूर्य के बीच में आ जाता है तो क्या होता है, इसका अधिकांश भाग ढक जाता है, जो इसका परिधि क्षेत्र होता है वो ऐसा चमकता हुआ दिखता है जैसे क्या है, एक डायमंड रिंग है। तो ऐसी स्थिति कब होती है? सूर्य ग्रहण के समय होती है, जब सूर्य हमें कैसा डायमंड रिंग जैसे दिखता है। अब हम लोग समझते हैं अक्षांश और देशांतर। इतना समझ में आ गया बेहतर तरीके से। इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आसानी से समझ में आएगा पढ़ने में। सब कुछ डिटेल में बता भी दिया हमने। अब सीधे पहुँचते हैं अक्षांश और देशांतर पर। ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी को हम लोकेशंस बना दिए गए हैं कि हमको कहीं पर जाना है तो हम कैसे जाएंगे, तो उसके लिए हमको अक्षांश और देशांतर हमारे लिए जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैसे दिन रात का निर्धारण होगा, कैसे समय का निर्धारण होगा, इन सब चीज़ों के लिए क्या होते हैं, अक्षांश देशांतर हमारे लिए महत्वपूर्ण है हमको जानना। ये हमारा क्या है, भूमध्य रेखा की लाइन, 0 डिग्री लाइन, जो इसके साथ ही रेखाएं जो खींची जाती हैं उत्तर और दक्षिण में, उनको हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। और ये मान लो 0 डिग्री लाइन है तो 0 डिग्री लाइन की इधर पश्चिम में और पूरब में जो खड़ी रेखाएं खींची जाती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं बोलते हैं। देखो ये हमारी 0 डिग्री लाइन है, ये हमारी
जीरो डिग्री लाइन है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो डिग्री लाइन को इक्वेटर। और यहाँ से हर डिग्री पर, 1 डिग्री पर पूरी पृथ्वी पर ऐसे गोला खींच दिया गया। यहाँ मान लो सेंटर है, पृथ्वी का सेंटर है, तो 1 डिग्री पर गोला खींच दिया गया, फिर 2 डिग्री पर गोला खींच दिया, फिर 3 डिग्री पर, फिर 4 डिग्री पर, 5 डिग्री पर, इसी तरह से आगे खींचते चले जाते हैं हम गोला। और उन्हीं अक्षांश देशांश, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। फिर जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, अक्षांश रेखाएं हम बनाते चले जाते हैं हर डिग्री पर, 1-1 डिग्री पर, 2-2 डिग्री पर, 3-3 डिग्री पर अक्षांश रेखा हमारी बनती चली जाती। और जो 23.5 डिग्री जो हम अभी बताए थे, कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है उस स्थिति को, तो 23.5 डिग्री वाली जो लाइन होती है उसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा। ये क्या है, 0 डिग्री लाइन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। और इसके ऊपर जस्ट 66 डिग्री वाली जो लाइन है, ये 66 डिग्री वाली लाइन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्कटिक सर्किल। इसको हम लोग बोलते हैं आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक वृत्त, है ना, आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक सर्किल बोल देते हैं, है ना। छाछठ डिग्री, 66.5 डिग्री के आसपास वाली लाइन जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। 0 डिग्री वाली लाइन को भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री वाली लाइन को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा, और 66.5 डिग्री वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्कटिक सर्किल या आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट भी लाइन खींची जाती है भूमध्य अक्षांश रेखाओं की। ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर, और ये हमारा क्या है, साउथ हेमिस्फीयर। ये नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये क्या है हमारा इधर वाला साउथ हेमिस्फीयर। तो साउथ हेमिस्फीयर में भी वैसी लाइन खींची गई है। ये तो 0 डिग्री लाइन हमारी हो ही गई, तो यहाँ पर हमारी क्या होती है, 23.5 डिग्री के आसपास, 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा, ये हमारी मकर रेखा है। और 66.5 डिग्री के आसपास जो लाइन होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक वृत्त, है ना, 66.5 डिग्री के आसपास। ये हमारा अक्षांश रेखाएं होंगी। देखो ये तो 0 डिग्री वाली अक्षांश रेखा हो गई, 0 डिग्री वाली, एक ये हो गई। इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 से 7 8 9 10 लेकर के फिर आगे जाके 90 तक जाती है, 90 डिग्री तक, ये 90 डिग्री। तो ये तो हो गई 0 डिग्री वाली एक अक्षांश रेखा है। और फिर क्या होती हैं, 1 डिग्री से लेकर के 89 डिग्री तक अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं। जो 90 डिग्री वाली अक्षांश रेखा होती है वो एक बिंदु होती है। अगर पृथ्वी केंद्र से 90 डिग्री पर हम अगर वृत्त खींचना चाहें तो वृत्त नहीं खींच सकते हैं। 1 डिग्री पर तो वृत्त खींच सकते हैं पृथ्वी पर, 2 डिग्री पर वृत्त खींच सकते हैं, 3 डिग्री पर वृत्त खींच सकते हैं। इसी तरह आगे चल करके 89 डिग्री पर भी एक वृत्त खींच सकते हैं, मतलब छोटा वृत्त होगा लेकिन हम खींच सकते हैं। लेकिन 90 डिग्री पर अगर वृत्त खींचेंगे तो वृत्त नहीं खींचेगा, एक बिंदु बन जाएगा। तो 90 डिग्री वाली जो अक्षांश रेखा है वो एक बिंदु के रूप में, जो 90 डिग्री वाली अक्षांश रेखाएं हैं वो एक बिंदु के रूप में है। तो अगर इनको काउंट करें कि टोटल कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं, तो एक तो 0 डिग्री वाली हो गई, एक ये, एक 1 से 89 की हो गई, तो 88, एक 89 और एक 90, ये टोटल 90 इधर हो गई, और ये 91, और टोटल इधर कितनी हो जाएंगी, ये भी क्या हो जाएंगी, 90 हो जाएंगी, 1 से लेकर 89 तक, यानी 90 इधर और 90 उधर, टोटल क्या हो गई, 180 हो गई। और एक ये 0 डिग्री वाली, टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी हो गई, 181 हो गई। एक 0 डिग्री वाली, एक ये, और फिर 1 से लेकर के 89, 90 वाली जो अक्षांश रेखा है वो क्या है, एक बिंदु के रूप में है, इसलिए उसको काउंट नहीं करेंगे। तो 1 से 89 तक टोटल, 1 से 89 तक टोटल कितनी हो जाएंगी, 90, 1 2 3 4 पर फिर 89 तक टोटल हो जाएंगी 90। और इधर वैसे यहाँ पर भी 1 से लेकर 89 तक, 90 वाली तो बिंदु है, तो क्या हो जाएंगी 90, तो 90 क्या हो जाएंगे 180, और प्लस एक 0 वाली एक 181। टोटल अक्षांश रेखा अगर पूछा जाएगा तो आपके पास कितनी होती है, 181 होती है। अक्षांश रेखा आपको समझ में आ गई। 0 डिग्री लाइन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, जिसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी बोल देते हैं। इक्वेटर को भूमध्य रेखा या
विषुवत रेखा भी बोल देते हैं। और फिर 23.5 डिग्री पर जो रेखाएँ खींची जाती हैं, रेखा जो होती है हमारे पास, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री पर होती है। और फिर 66.5 डिग्री पर आर्कटिक सर्किल होता है, यानी आर्कटिक वृत्त होता है ना। फिर उसी तरफ से इसके नीचे जस्ट भी ये नॉर्थ वाला क्षेत्र होता है कि ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है ना। ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है तो ये नॉर्थ वाला क्षेत्र हो जाएगा, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर वाला क्षेत्र हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा के इस तरफ वाला, ये साउथ हेमिस्फीयर वाला क्षेत्र हो जाएगा। यानी इसकी जब डिग्री को काउंट करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ। जब इस वाली लाइन को हम बोलेंगे तो बोलेंगे 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ। तो ये वाला एरिया जो होगा उसको हम साउथ से बोलेंगे, ये वाले एरिया को क्या बोलेंगे, नॉर्थ बोलेंगे। तो अक्षांश रेखाएं आप समझ गए। इसी तरह से क्या होता है, देखो इसमें अगर देखो तो ये भूमध्य रेखा है, फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे ऐसे करके पूरी अक्षांश रेखाएं खींचती चली जाती। जो 90 डिग्री वाली अक्षांश रेखा होगी, देखो वो क्या होगी, एक बिंदु के रूप में होगी। 90 डिग्री वाला अक्षांश रेखा दोनों तरफ क्या होगी, एक बिंदु के रूप में होगी। और बाकी क्या होंगी, रेखाएं खींची। 89 वाली तो क्या हो जाएगी, एक गोला बन सकता है, लेकिन 90 डिग्री वाला गोला नहीं बन सकता, वो क्या होगा, एक बिंदु ही होगा। ठीक है, क्योंकि सेंटर से अगर 90 डिग्री पर जाएंगे तो 90 डिग्री पर फिर गोला नहीं बन पाएगा, वो एक बिंदु ही बन पाएगा। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितनी अक्षांश रेखा हो गई, 181। जो मेन अक्षांश रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, भूमध्य रेखा जिसको बोलते हैं, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री लाइन। ठीक है, 0 डिग्री लाइन, कर्क रेखा, आर्कटिक सर्किल जो 66.5 डिग्री के आसपास है, और इधर फिर क्या हो जाएगा, मकर रेखा जो 23.5 डिग्री साउथ में है, और फिर अंटार्कटिक सर्किल जो 66.5 डिग्री साउथ में है। ये अक्षांश रेखाएं हो जाती हैं। इसी तरह से अब देखो एक चीज़ और, अगर 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी पूछा जाए, जैसे मान लो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसी तरह से मान लो 1 डिग्री अक्षांश रेखा बना दी जाए, ये 1 डिग्री अक्षांश रेखा है और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 1 डिग्री अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी अगर पूछा जाएगा तो लगभग 111 किलोमीटर होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है तो लगभग 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, अब अक्षांश रेखाएं आप समझ गए मोटा मोटा। अब हम देखते हैं, इनको इंग्लिश में अगर पूछें तो लैटिट्यूड कहते हैं, है ना, लैटिट्यूड। अब फिर अब पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर। ठीक है, इसी तरह क्या होता है, जिस तरह से अक्षांश रेखाएं खींची गई, इसी तरह से क्या होती है, लंबवत रेखाएं खींची जाती हैं, जो नॉर्थ ध्रुव को, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये क्या है हमारा साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाती हुई जो रेखाएं खींची जाती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं। ये पूरी पृथ्वी पर खींची गई हैं, नॉर्थ पोल को साउथ पोल पर मिलाती हुई रेखाएं जो खींची जाएंगी वो देशांतर रेखाएं होंगी। इस तरह से अब ध्यान से देखना कि अगर यहाँ पर देखोगे तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या है, अधिक है। जैसे जैसे हम नॉर्थ या साउथ में, जैसे जैसे हम क्या करेंगे, ये भूमध्य रेखा है मान लो, जैसे जैसे हम नॉर्थ में या साउथ में बढ़ते चले जाएंगे, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। ठीक है, और इसमें भी क्या होती हैं, 0 से 180, 0 डिग्री मेन लाइन बना दी गई। ये 0 डिग्री मेन लाइन कहाँ से गुजरती है, ग्रीनविच से गुजरती है। मान लो कि यहाँ पे दिखाई गई प्राइम मेरिडियन लाइन, ये 0 डिग्री लाइन ये देखो बना दी गई, मान लो ये देखो ये। और फिर 0 डिग्री के बाद फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, फिर इधर भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, फिर ऐसे करके 180 डिग्री, चूँकि पूरा सर्किल है 360 डिग्री, तो हमारी क्या हो जाएंगी, पूरी सर्किल पर रेखाएं बनाई जाएंगी, देशांतर रेखाएं। तो ये हमारी होती हैं देशांतर रेखाएं। इनके बीच की दूरी जो होती है भूमध्य रेखा के आसपास तो होती है लगभग 111 किलोमीटर के आसपास, लेकिन जैसे हम नॉर्थ हेमिस्फेयर में या साउथ हेमिस्फेयर में बढ़ते चले जाएंगे, इनकी दूरी क्या होती जाएगी, घटती चली जाएंगी। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी तो हमेशा समान रहती है, लेकिन देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान नहीं रहती है। जैसे हम नॉर्थ हेमिस्फेयर में जाएंगे या साउथ हेमिस्फेयर में जाएंगे तो क्या हो जाएगी, दूरी घटती चली जाएगी। अब नोट्स के माध्यम से कुछ डिटेल पढ़ लेते हैं इसके बारे में, तो और आपको आसानी से समझ में आएगा।
अक्षांश भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में एक यामोत्तर पर किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी। हमने बताया था कि मान लो ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के केंद्र से 1 डिग्री पर अगर चारों ओर वृत्त खींच दिया जाए, 2 डिग्री पर चारों ओर वृत्त खींच दिया जाए, या 3 डिग्री पर चारों ओर वृत्त खींच दिया जाए, या 4 डिग्री पर चारों ओर वृत्त खींच दिया जाए, इसी तरह से 89 तक चारों ओर वृत्त खींच दिया जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? हम अक्षांश बोलते हैं। ये क्या होता है? पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी होती है। ठीक है, क्या होती है? अक्षांश रेखा है। चूँकि 90 डिग्री पर क्या होगा, अब 90 जैसे हम 1 डिग्री पर रेखा खींच दिए पृथ्वी के केंद्र बिंदु से मान के, अब 90 डिग्री पर रेखा क्या खींच देंगे? वो एक केंद्र बिंदु ही होगा ना, तो 90 डिग्री को हम लोग केंद्र बिंदु मानते हैं, बाकी सब क्या है? एक सर्किल के रूप में है। आगे देखो, इसे अंशों, मिनटों या सेकंडों में दर्शाया जाता है। देखो, अक्षांश रेखा डिग्री में होती है यानी अंशों में, इसको क्या होता है कि मिनटों और सेकंडों में भी क्या दर्शाया जा सकता है, क्योंकि अंश को हम किस में बदल सकते हैं? मिनट में बदल सकते हैं, और मिनट को किस में बदल सकते हैं? सेकंड में बदल सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसे क्या अंश में, मिनट में और सेकंड में दर्शाया जा सकता है। भूमध्य रेखा एक अक्षांश है जब पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बढ़ता है। भूमध्य रेखा क्या करता है? 0 डिग्री लाइन पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बढ़ता है। ठीक है, भूमध्य रेखा से समानांतर ध्रुव तक कोई दोनों गोलार्धों में अनेक वृत्तों का निर्माण होता है। हमने बताया था 1 डिग्री पर, 2 डिग्री पर, 3 डिग्री पर, 4 डिग्री पर, इसी तरह 89 डिग्री तक क्या करते हैं? वृत्तों का निर्माण करते हैं, यानी रेखाएं हमारी अक्षांश रेखाएं। ये वृत्त अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, है ना। उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में या 0 डिग्री से 90 डिग्री तक पाई जाती हैं। इसी प्रकार 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा बोलते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और 66.5 डिग्री नॉर्थ को उत्तरी उपध्रुव वृत्त या आर्कटिक सर्किल बोलते हैं, या उत्तरी उपध्रुव वृत्त बोलते हैं 66.5 डिग्री को। इसी तरह दक्षिण गोलार्ध में 23.5 डिग्री को क्या बोलते हैं? मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 66.5 डिग्री को दक्षिणी उपध्रुव वृत्त बोलते हैं, है ना। प्रत्येक अक्षांश की अक्षांशीय दूरी लगभग 111 किलोमीटर के आसपास होती है, जो पृथ्वी के गोलाकार होने के कारण भूमध्य रेखा से ध्रुव तक भिन्न भिन्न मिलती है। प्रत्येक अक्षांश की अक्षांशीय दूरी 111 किलोमीटर होती है, ये बीच की दूरी है, लेकिन पृथ्वी के गोलाकार होने के कारण भूमध्य रेखा तक ध्रुव तक क्या होती? भिन्न होती है। ये भिन्न दूरी 111 किलोमीटर, ये बीच की दूरी की बात नहीं की जा रही है, ये दूरी की बात की जा रही है कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते चले जाएंगे, अक्षांश रेखाओं का आकार क्या होता जाएगा? घटता चला जाएगा। देखो यहाँ पर अक्षांश रेखा और बड़ी होंगी, जैसे ऊपर जाएंगे और छोटी होती चले जाएंगी, जैसे ऊपर जाएंगे और छोटी, फिर ऊपर जाएंगे और छोटी होती चले जाएंगी, फिर ऊपर जाएंगे तो और छोटी होती चली जाएंगी। फिर देशांतर देखो, किसी स्थान की कोणीय दूरी जो प्रधान यामोत्तर मेडिटेरियन लाइन, जो 0 डिग्री लाइन, जो अक्षांश रेखा की 0 डिग्री लाइन होती है उसको हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं, या जो देशांतर रेखा की 0 डिग्री लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं? प्रधान यामोत्तर बोलते हैं, या मेरिडियन लाइन बोलते हैं। जो देशांतर रेखा की 0 डिग्री लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रधान यामोत्तर या मेरिडियन लाइन बोलते हैं। उसमें क्या होता है? अक्षांश रेखाएं क्या उत्तर और दक्षिण में खींची जाती हैं, और जो भूमध्य देशांतर रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं? 0 डिग्री लाइन मान लो ये है, तो 0 डिग्री लाइन की पूरब और पश्चिम, ये पूरब पश्चिम में खींची जाती हैं, और अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? उत्तर और दक्षिण में खींची जाती हैं। देशांतर रेखाएं कहलाती हैं प्रधान यामोत्तर रेखा, देशांतर रेखा को माना गया है। यह लंदन के जो प्रधान यामोत्तर रेखा है ये कहाँ से गुजरती है? लंदन के ग्रीनविच से गुजरती हैं। लंदन के ग्रीनविच से प्रधान यामोत्तर रेखा 0 डिग्री लाइन को निकाला गया है। देखो उस समय क्या होता है, जब ये लाइन्स बनी तब अंग्रेज़ का बोलबाला था, तो उन्होंने क्या किया कि 0 डिग्री लाइन जब बनाया तो 0 डिग्री लाइन को अपने वहाँ से निकाल लिया, लंदन से निकाल लिया, ब्रिटेन से निकाल लिया। तो 0 डिग्री लाइन कहाँ से निकलती है? लंदन से निकलती है। 0 डिग्री के दोनों ओर 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती हैं। भाई 0 डिग्री हो गई, ये पूरा 360 डिग्री है ना, तो 0 डिग्री फिर इसके जस्ट अपोजिट, 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाली लाइन जो होगी वो 180 डिग्री वाली होगी। इसकी बीच की रेखा है 179, इसकी बीच रेखा है 179 इधर होगी। ठीक है, केवल 0 डिग्री के दोनों ओर 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती हैं, जो कुल मिलाकर क्या होती हैं? 360 होती हैं। भाई ये 0 डिग्री हो गई, ये 180 डिग्री, इसके अंदर रेखाएं, इसके अंदर रेखाएं, ये पूरी रेखाएं जोड़ लिया जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 360, क्योंकि पूरा 360 है
और रेखाएं किसकी खींची जा रही हैं इस पर 0 डिग्री से लेकर के 180 तक, और फिर इधर भी 0 डिग्री से लेकर के 180, 0 डिग्री से लेकर के 180 तक ईस्ट में, और 0 डिग्री से लेकर के 180 तक वेस्ट में यानी पश्चिम में। ठीक है, 0 डिग्री के दोनों ओर 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती हैं जो कुल मिलाकर के 360 डिग्री हैं, जहां केवल 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, वहाँ सभी देखो अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है ना, यानी जो भूमध्य रेखा है वो क्या करती है, पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती है। बाकी जो अक्षांश रेखा जितना हम ऊपर बढ़ते चले जाएंगे, मान लो ये अक्षांश रेखा है, तो ये अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में थोड़ी ना बांट रही है, ये भाग छोटा है, ये भाग क्या है, बड़ा है। तो क्या होता है कि अक्षांश रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है भूमध्य रेखा, वही पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। लेकिन जो मान लो यहाँ पर कोई देशांतर रेखा है, तो ये भी पूरी देशांतर रेखा मिलाकर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देगी। यहाँ पर मान लो कि अक्षांश रेखा है, देशांतर रेखा है, तो ये भी देशांतर रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देगी। यानी अक्षांश रेखा की केवल भूमध्य रेखा पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती है, लेकिन देशांतर रेखाएं, सभी देशांतर रेखाएं क्या हैं, तो पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांट सकती हैं। देखो इसीलिए क्या कहता है, देखो फिर से पढ़ लो यहाँ पर, 0 डिग्री के दोनों ओर 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती हैं जो कुल मिलाकर 360 डिग्री होती हैं, जहाँ पर केवल 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती, वहाँ सभी देशांतर रेखाएं यह कार्य करती हैं। यानी सभी देशांतर रेखाएं क्या करती हैं, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती हैं, यानी ग्रेट सर्किल बनाती हैं, यानी बड़ा वृत्त बनाती हैं। इसलिए इन सभी को महान वृत्त कहा जाता है, यानी ग्रेट सर्किल कहा जाता है, क्योंकि क्या करती हैं, एक दीर्घ वृत्त बनाती है। यानी भूमध्य रेखा, अक्षांश रेखा जो है भूमध्य रेखा वाली, वही केवल इकलौती रेखा है जो अक्षांश रेखाओं में क्या करती है, दीर्घवृत्त बना सकती है। लेकिन देशांतर रेखाएं जो हैं वो सभी देशांतर रेखाएं क्या कर सकती हैं, दीर्घवृत्त बना सकती हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि अक्षांश रेखाएं केवल भूमध्य रेखा ऐसी रेखा है जो दीर्घवृत्त बना सकती है, लेकिन देशांतर रेखाएं सभी रेखाएं दीर्घवृत्त बना सकती हैं। सभी रेखाएं लगभग समान जैसी होती हैं। 1 डिग्री देशांतर को भूमध्य रेखा पर दूरी लगभग 111.32 किलोमीटर है, जो ध्रुव की ओर कम होती जाती है। देखो यहाँ पर जो है देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन जैसे हम ऊपर चले जाएंगे, है ना, जैसे हमने बताया था कि जैसे ऊपर चले जाते हैं देशांतर रेखाएं ऐसे ऐसे मिलती चली जाती हैं। देखो ऐसे ऐसे, तो जितना हम ऊपर चलते जाएंगे तो देशांतर रेखाओं की दूरी देखो यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा है। जैसे ऊपर जाते जाएंगे इनके बीच की दूरी देखो कम होती चली जाएगी। तो देशांतर रेखाओं की दूरी जितना हम नॉर्थ में या साउथ में ध्रुव की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, उसकी दूरी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। अब देखो ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर रेखाएं पूर्वी एवं पश्चिमी की ओर स्थित सभी देशांतर रेखाएं पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहे जाते हैं। मान लो ये 0 डिग्री लाइन है, तो 0 डिग्री लाइन की ईस्ट वाली जो रेखाएं होंगी उनको बोलेंगे ईस्ट। 180 डिग्री तक रेखाएं जो बनेंगी उनको बोलेंगे पूर्व में स्थित पश्चिम रेखाएं, देशांतर रेखाएं। और जो इसके जस्ट इधर वाली रेखाएं होंगी, यानी 0 डिग्री लाइन के जस्ट इधर वाली रेखाएं, उनको बोलेंगे पश्चिमी देशांतर रेखाएं बोलेंगे। इनको क्या बोलेंगे, पूर्वी देशांतर रेखाएं क्या होंगी, पश्चिमी देशांतर रेखाएं। ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर रेखाएं पूर्वी देशांतर रेखाएं एवं पश्चिम की ओर स्थित सभी देशांतर रेखाएं पश्चिमी देशांतर रेखाएं कही जाती हैं। ये क्रमशः पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध कहलाते हैं। अब उसको चाहे पूर्वी गोलार्ध बोल दो चाहे पश्चिमी गोलार्ध बोल दो, है ना। गोलाकार होने के कारण पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, अतः 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को लगभग 4 मिनट का समय लगता है। यानी अगर 1 डिग्री देशांतर की दूरी को तय करना है पृथ्वी को, तो लगभग उसको कितना समय लगेगा, 4 मिनट का समय लगेगा। चूँकि सूर्य पूर्व में उदित होता है तथा पृथ्वी पश्चिम में पूरी अपनी दूरी पर घूमती है। देखो सूर्य क्या होता है, पूर्व में उदित होता है, पूर्व में सूर्य निकलता है, और पृथ्वी चक्कर कैसे लगाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। अतः पूर्व का समय आगे की ओर तथा पश्चिम का समय पीछे की ओर होता है। देखो पृथ्वी ऐसे घूमती है, सूर्य यहाँ पर है। अब सूर्य किरणें मान लो इस एरिया में पड़ी, तो यहाँ पर क्या होगा, दिन होगा, इस वाले एरिया में रात होगा। यानी पूर्व वाले क्षेत्र में क्या होगा, पहले दिन होगा। जब ऐसे बढ़ते चले जाएंगे तो पश्चिम वाला क्षेत्र आगे चलता आएगा, सूर्य के सामने आता जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर दिन होता चला जाएगा। यानी पहले सूर्य किरणें पूर्व वाले क्षेत्र में पड़ती हैं, फिर कहाँ पड़ती हैं, पश्चिम वाले क्षेत्र में पड़ती हैं, जब पृथ्वी घूम करके आगे बढ़ती है। चूँकि सूर्य पूर्व में उदित होता है तथा ये वाला कंटेंट हो गया ना, यहाँ पढ़ते हैं। प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर होता है।
15 डिग्री देशांतर इक्वल टू 1 आवर, 1 घंटे के बराबर होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। इस प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है और यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे होता है। इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय 12 घंटे पीछे का होता है। देखो 0 डिग्री से 180 डिग्री, हमें टोटल पृथ्वी एक घूर्णन करने में कितना समय लेती है? 24 घंटे। इसलिए अगर 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की बात करेंगे तो ये कितना समय में तय करेगा? 12 घंटे में। और इसी तरह से 0 डिग्री पश्चिम और 180 डिग्री तक, 0 डिग्री पश्चिम से 180 डिग्री पश्चिम तक जाएगी, तब कितने समय में तय करेगा? ये 12 घंटे में। यानी टोटल कितने समय तय करता है? 24 घंटे में। इसमें 12 घंटे 0 डिग्री ईस्ट में और 0 डिग्री से 180 डिग्री ईस्ट में और 0 डिग्री से 180 डिग्री वेस्ट में अगले 12 घंटे में। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इस प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है तथा यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे होता है। जैसे मान लो ये ग्रीनविच लाइन है और सूर्य की किरणें यहाँ इसके जस्ट अपोजिट वाले क्षेत्र में पड़ रही हैं, तो यहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, तो ये वाला समय मान लो यहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, इस समय यहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, ये वाली ग्रीनविच लाइन है 0 डिग्री लाइन। ये लाइन 12 घंटे तय करने के बाद जब यहाँ पर पहुँचेगी तब यहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ेगी, यानी इसको समय कितना लग रहा है? 12 घंटे लग रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ लिखिए कि 12 घंटे क्या होता है? ये वाला समय आगे होता है, पूर्व वाला समय। ठीक है। इसी तरह से इसी प्रकार से 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का होता है। देखो जब हम 0 डिग्री यहाँ पर हैं, सूर्य किरणें यहाँ पर पड़ रही हैं, तो 12 घंटे तय करने के बाद जब यहाँ पहुँचेगा तब यहाँ पर सूर्य किरणें पड़ेगी, यानी ये वाला समय क्या हुआ? ये वाला समय जब 0 डिग्री लाइन ये है, ये वाला समय क्या हुआ? हमेशा सूर्य किरणें यहाँ पड़ रही तो ये आगे हुआ। ये वाला समय क्या हो जाएगा? 12 घंटे पीछे हो जाएगा, यानी ये 12 घंटे बाद वहाँ पर उस स्थिति में पहुँचेगा जो स्थिति 12 घंटे पहले ये वाली एक्वायर की थी, ये वाली स्थिति है ना। तो वही चीज़ लिखिए। देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात एक दिन और रात का अंतर मिलता है। यही कारण है कि 180 डिग्री पूर्व व पश्चिम पाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर 180 डिग्री यामोत्तर के लगभग 7 स्थलखंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा डेड लाइन कहलाती है। देखो बेटा, जो 0 डिग्री लाइन होती है उस 0 डिग्री लाइन को हम बोलते हैं इंटरनेशनल टाइम लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसके जस्ट अपोजिट जो होती है देशांतर रेखा है 180 डिग्री वाली, उसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। 0 डिग्री को हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल टाइम लाइन, उसके जस्ट अपोजिट 180 डिग्री वाली है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल टाइम लाइन, डेट लाइन है ना। 0 डिग्री को इंटरनेशनल टाइम लाइन, 180 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन। अर्थात 180 डिग्री वाली जो रेखा है वो क्या करती है? टाइम निर्धारित करती है, और जो 0 डिग्री वाली रेखा है वो 180 डिग्री वाली जो रेखा है वो तिथि निर्धारित अर्थात दिनांक निर्धारित करती है, और जो 0 डिग्री वाली रेखा है वो क्या करती है? समय निर्धारित करती है, टाइम निर्धारित करती है। अब देखो तिथि में वो क्या होता है कि एक चीज़ और समझ लो, तो इंटरनेशनल डेट लाइन है, इस इंटरनेशनल डेट लाइन को प्रशांत महासागर में निकाला गया है और कोशिश ये की गई कि डेट लाइन जो है वो किसी भी भूखंड वाले क्षेत्र से होकर के ना जाए, जहाँ जहाँ भूखंड पड़ेगा उसको मोड़ दिया गया है। देखो ये मुड़ी हुई आपको दिख रही है, ये इसीलिए मोड़ा गया है ताकि जहाँ पर भूखंड मिल रहा है यानी कोई द्वीप मिल रहा है या कोई देश मिल रहा है तो उसको छोड़ दिया जाए। मान लो अभी किसी देश से होकर के डेड लाइन गुजर जाती है, तो मान लो एक देश ये है, यहाँ पर कोई देश पड़ रहा है, तो यहाँ पर मान लो यहाँ 20 तारीख है ना, यहाँ मान लो 20 तारीख यहाँ पर, तो यहाँ पर 21 तारीख होगी। तो ठीक नहीं कि एक ही देश में 2 तारीख हो जाएं, है ना। इसीलिए क्या किया गया है कि जहाँ जहाँ पर अगर कोई द्वीप पड़ रहा है, देखो यहाँ पर द्वीप इसके बीच से बिल्कुल निकाल दिया गया है, यहाँ पर कोई द्वीप पड़ रहा होगा, ये कोई देश पड़ रहा होगा तो उसको छोड़ दिया गया है, यहाँ से क्या किया, इसको मोड़ दिया गया है। यानी इंटरनेशनल जो डेट लाइन है उसको क्या किया गया है, आवश्यकता के अनुसार
मोड़ दिया गया है ताकि किसी भी द्वीप में या किसी भी देश में दो समय ना हो जाए, मतलब दो डेट ना हो जाए। ठीक है, ये हो गई इंटरनेशनल टाइम लाइन। ये क्या होती है इंटरनेशनल डेड लाइन? ये क्या होती है 180 डिग्री होती है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल डेड लाइन। और जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल टाइम लाइन। ये क्या है? 180 डिग्री वाली इंटरनेशनल डेड लाइन। देखो यहाँ से देखो, साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने के लिए, देखो साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने के लिए, साइबेरिया में अलास्का को अलग रखने के लिए 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर या पूर्व की ओर मोड़ी गई है। यानी 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास ये क्या कर दी गई है? पूर्व की ओर मोड़ दी गई है, ताकि ये दोनों द्वीप से होकर के ना निकल जाए, बल्कि वो क्या सागर वाली क्षेत्र से होकर के गुजरे। बेरिंग महासागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है। फिर से बेरिंग महासागर में क्या की कर दी गई है? पश्चिम की ओर मोड़ दी गई है। ये देखो यहाँ पर फिजी द्वीप समूह एवं न्यूजीलैंड के विभिन्न भागों में एक साथ रखने के लिए है ना, यह रेखा दक्षिणी प्रशांत महासागर में पूर्व दिशा की ओर मोड़ी गई, फिर से वहाँ पर मोड़ी गई है। अंतर्राष्ट्रीय रेखा के पूर्व एवं पश्चिम में एक दिन का अंतर पाया जाता है, अतः इसे पार करते समय एक दिन बढ़ाया घटाया जाता है ना। मान लो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अगर 20 तारीख है तो यहाँ पर क्या होगा? 21 तारीख होगा, यानी एक दिन का अंतर पाया जाएगा इस डेट लाइन के इधर और उधर। जब कोई जलयान अंतर्राष्ट्रीय रेखा के पार कर पश्चिम में यात्रा करता है तो एक दिन जोड़ दिया जाता है, तथा जब पूर्व की दिशा में यात्रा करता है तो क्या करता है? एक दिन घटा दिया जाता है। पूर्व की ओर यात्रा करेगा तो एक दिन घटा देंगे, और जब पश्चिम की ओर यात्रा करेगा तो क्या करेंगे? एक दिन जोड़ देंगे। देखो अब टाइम देखते हैं। जो हमारी 0 डिग्री लाइन है, जो ग्रीनविच से निकलती है, लंदन के ग्रीनविच से निकलती है, उसको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल टाइम लाइन। तो उसी तरह टाइम कुछ निर्धारित किए गए हैं, जैसे एक तो GMT वाला हो गया, ग्रीनविच मीन टाइम, जो 0 डिग्री लाइन वाला हो गया, है ना। इसके साथ एक टाइम होता है लोकल टाइम, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे लोकल टाइम को, ठीक है। एक होता है स्टैंडर्ड टाइम ST, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ग्रीनविच मीन टाइम को आप लोग जान ही लिए, जो 0 डिग्री वाली लाइन होती है, ग्रीनविच से निकलती है, लंदन की ग्रीनविच से, है ना, उसको। अब फिर देखते हैं लोकल टाइम क्या होता है। यह पृथ्वी पर स्थान विशेष या सूर्य से स्थिति की परिकलित होती है, यानी सूर्य के घूमने पर निर्धारित होती है। जैसे भारत पर जो लोकल टाइम है वो क्या है? 82.5 डिग्री, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर के निकलती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोकल टाइम बोलते हैं। यह पृथ्वी के स्थान विशेष का सूर्य की स्थिति से परिकलित समय है। स्थानीय मध्याह्न समय वह समय है जब सूर्य उस स्थान विशेष पर लंबवत चमकता है। भारत सर्वाधिक पूर्व अरुणाचल प्रदेश एवं सर्वाधिक पश्चिम गुजरात के द्वारका में स्थित है। स्थानों के बीच स्थानीय समय लगभग 2 घंटे का अंतर है। देखो बेटा, ये स्थानीय समय, सॉरी हम स्टैंडर्ड टाइम बता दिए थे आपको। लगभग 2 घंटे का अंतर किसके बीच में? जो भारत है हमारा, ये मान ली क्या है? ये अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है ना, और ये क्या है? गुजरात वाला क्षेत्र है। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में लगभग 2 घंटे का अंतर है। तो कई बार क्या होता है, कई देश जो बड़े होते हैं, तो मान लो बड़े होते हैं तो उसमें ज़्यादा समय का अंतर हो जाता है, 5-5 घंटे का अंतर, 4-4 घंटे का अंतर। जब 5 घंटे का अंतर है तो मान लो कहीं पर क्या होता है, इस वाले क्षेत्र में सुबह हुई लगभग 4 बजे, 4 बजे सुबह हुई, और यहाँ पर सुबह कितने बजे हो रही? इस वाले क्षेत्र में यहाँ पर सुबह हो रही 10 बजे। तो 10 बजे सुबह यहाँ पर हो रही, यहाँ पर सुबह हो रही 4 बजे। तो 4 बजे सुबह हो रही, 10 बजे सुबह हो रही, तो दोनों टाइम को के हिसाब से तो नहीं चला जा सकता। मान लो यहाँ ऑफिस खुलेगा 4 बजे और यहाँ ऑफिस खुलेगा 10 बजे। जब सुबह हो रही तो ऑफिस खुलेगा 12 बजे, यहाँ 4 बजे सुबह हो रही तो ऑफिस खुलेगा 7 बजे और यहाँ खुलेगा 12 बजे। यानी इसलिए क्या कर देते हैं, लोकल टाइम अलग अलग निर्धारित कर देते हैं इन क्षेत्रों में जहाँ पर टाइम जोन ज़्यादा अंतर होता है, ज़्यादा समय का अंतर होता है, कि भाई अब यहाँ पर टाइम जोन अलग रहेगा, यहाँ पर टाइम जोन अलग रहेगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? लोकल टाइम, जो सूर्य के घूमने के आधार पर निर्धारित होता है, ठीक है। मानक समय देखो कि हर देश की एक मानक समय निर्धारित कर दिया जाता है, भाई ये मानक समय है, इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? चलेंगे। जैसे भारत का मानक समय क्या है कि 82.5 डिग्री यामोत्तर रेखा या देशांतर रेखा, जो कि क्या करती है, इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरती है, यह क्या करती है? संपूर्ण भारत के लिए मानक समय निर्धारित करती है, IST।
यही समय क्या करती है, मानक समय निर्धारित करती है। स्टील लाइन जो 82.5 डिग्री है भारत के इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है भारत की, ये क्या करती है, भारत का टाइम निर्धारित करती है, मानक समय निर्धारित करती है। इसी तरह हर देश के अपने मानक समय हैं, हर देश के अपने मानक समय हैं। जो देश बहुत ज़्यादा बड़े हैं हो सकते हैं वो 2 मानक समय रख लें, है ना। इससे भारत के विभिन्न प्रदेशों में देशांतरी अंतर के कारण समय की भिन्नता को समायोजित करने के लिए समस्या से निजात मिल जाती है कि एक लाइन बना दी गई कि भाई 82.5 डिग्री को हम मान लिए बेस, और इसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, समय निर्धारित करेंगे। ये आपका हो गया नोट्स। इसको हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ाएं, क्योंकि ये जो माध्यम है हमारा पढ़ने का, ज्योग्राफी थ्रू क्वेश्चन, इसमें हम लोग फोकस करेंगे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। इसलिए हमने थ्योरी को बहुत तेज़ी से आपको पढ़ा दिया है ताकि हर चीज़ आपको समझ में भी आ जाए, और जब क्वेश्चन करें तो आपको कोई दिक्कत भी ना हो। एक काम और करना आप लोग, जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत लगे कि पढ़ने की ज़रूरत हो तो वहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर उसको पढ़िएगा, और एक्सप्लेन हमने हर चीज़ को कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी अब क्वेश्चन करने में। अब यहाँ से जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। हम क्वेश्चन ज़्यादातर कोशिश किए हैं कि जो प्रीवियस ईयर हम वो तो शामिल ही किए हैं, प्रीवियस ईयर के साथ एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी संभावित क्वेश्चन एनसीईआरटी के बन सकते हैं, हमने सभी क्वेश्चन को शामिल किए हैं। और जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, और ज़्यादा डीप में जा करके हम क्वेश्चन को शामिल किए। यानी एक कंप्लीट पैकेज है कि अगर ये इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर लेंगे तो इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इन सारे क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर लेंगे, ये पूरा नोट्स हो गया, हम आज पढ़ लिए, इसको बेसिक्स जान लिए। इसके बाद हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं और फिर क्या पढ़ते हैं, क्वेश्चन। आज चूँकि ये सीरीज़ लंबी हो गई है, ज़्यादा समय एक्वायर कर लिया है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको एक अलग उसमें डाल देंगे क्लास में, और अगली क्लास में क्या कर देंगे, हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आकर के क्वेश्चन पढ़ लेंगे। तो ये सीरीज़ केवल क्या रहेगी, मतलब ये लेक्चर केवल रहेगा आपके लिए, नोट्स का ही लेक्चर रहेगा। अगला जो लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।